角のエインヘリアル。おい、この槍、全軍突撃。हमारा मेन कैरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज चेक कर रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आके चिपक जाती है और वो कह रही होती है कि आप भूल तो नहीं गए, कल आपकी एक इम्पोर्टेंट जंग है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हमें यूटा बताया जाता है और उसे 2 साल पहले इस दुनिया में रिकार्नेट किया गया था। इस दुनिया का नाम ड्रैग दसील है और यहाँ पर उसने देखा कि एक छोटे से हिस्से के लिए यहाँ पर लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो वुल्फ क्लैन को लीड करता है और उसके साथ एक लड़की जो उसको अपना भाई मानती है और वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होती है। साथ ही उसके पास एक यूनिक तरह की पावर भी होती है। उसके नेक पर एक सिंबल होता है जो हमें आगे चल के पता चलेगा। फिर उसकी जो हेड कमांडर होती है रोने, वो बैटलफील्ड में उतरती है और उन्हें चिता भी देती है जो कि उसका एक लकी चार्म होता है। वहीं जो फेलेशिया है वो कह रही होती है कि मैं हमेशा आपसे इम्प्रेस हो जाती हूँ और तो और रानी भी बनना चाहती हूँ। तो वहाँ पर यूटा उसे कहता है कि तुम मुझे भाई भी बोलती हो और रानी भी बनना चाहती हो, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। तभी वहाँ पर रोने आ जाती है जो कि एक यूटा की बेटी होती है और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो खुद 19 साल का है और उसकी 17 साल की बेटी। मैं आपको यूटा के इरादों के बारे में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो रोने उससे कहती है कि बस वो एक ही इनाम चाहती है कि आप उसके सर पर हाथ फेर दे। उसके बाद यूटा का जो क्लेन है वुल्फ, उसकी बैटल हॉर्न क्लेन से हो रही थी। उन्होंने उसकी प्रिंसेस को कैप्चर कर लिया होता है और यूटा देखता है कि ये तो एक बच्ची है, तो वो उसे ऑफर करता है कि तुम मेरी बेटी बन जाओ। और यहीं से हमारे यूटा का ट्रू नेचर समझ में आता है कि वो अपने आप को जैक समझता है, वो दुनिया का पापा बनना चाहता है। यूटा के ऑफर को ठुकरा दिया था जिसकी वजह से उसने पूरी सिटी को जला दिया था। तो उसके ऑफर को मान लो, अगर तुम्हारी सिटी को तुम जलता हुआ नहीं देखना चाहती। तो जो हॉर्न क्लेन की प्रिंसेस है उसका नाम लेनिया बताया जाता है और वो मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि वो उसकी बहन बनेगी। उसके बाद उसके शहर में विनिंग सेरेमनी होती है और फिर वहाँ पर वो अपने घर जा रहा होता है तो 2 बुजुर्ग लोग उसे रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम में कोई मैनर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पर फेलेशिया उन लोग को संभाल लेती है। उसके बाद हमारा यूटा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे के पास फोन कहाँ से आया। ये यूटा ने गॉड से स्पेशली डिमांड किया था, वो अपनी बंदी से बात करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर फोन लेकर आ गया था। और हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम मित्सुकी होता है। यूटा की उससे बात काफी टाइम बाद हो रही होती है, इसलिए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे कह दिया है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम वापस लौट कर आओगे। तो यूटा कहता है बिल्कुल, उसके लिए ही तो वो मेहनत कर रहा है। फिर उसके बाद रात में जब यूटा सो रहा होता है तो वो सोच रहा होता है ये जो दुनिया है ये बिल्कुल उसकी दुनिया की तरह है। यहाँ का जो आसमान है बिल्कुल डिट्टो दिखता है, यहाँ के जो कल्चर और फेस्टिवल बिल्कुल ब्रॉन्ज सेंचुरी के हैं। इससे पता चलता है कि यूटा एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेट नहीं बल्कि वो अपनी दुनिया में रिकार्नेट हुआ है और वो टाइम में कुछ ज्यादा ही पीछे आ गया है। लेकिन उसके लिए उसे रिसर्च करनी होगी जिसके साथ ही वो अपनी दुनिया में जा पाएगा, लेकिन अभी तक उसे कोई भी क्लू नहीं मिला है। तभी उसके पास फेलेशिया आती है उसकी भूख और प्यास को बुझाने के लिए। उसके लिए कुछ लाई होती है जो कि है उसके लिए ब्रेकफास्ट। आप लोग ने क्या समझा? हमारा यूटा अपनी बंदी के प्रति लॉयल है और जो उसकी बेटी साइड में खड़ी है जिसका नाम रून है वो भी उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो आप लोग बिल्कुल कुछ ऐसा वैसा ना सोचे। फिर उसके बाद यूटा अपनी वेपन फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त जिसका नाम इनग्रेड है और वो यूटा की बातें सुनकर उसके हिसाब से वो वेपन्स बनाती है जो कि इस दुनिया के लिए काफी ज्यादा रेयर है। उसके बाद लीनिया और यूटा सेरेमनी में ओथ लेने के लिए आए होते हैं और एक एक वोडका लगाते हैं। उसके बाद
लेनिया यूटा से प्रॉमिस करने को कहती है। लेनिया यूटा से कहती है कि आप जैसा अपनी बहन के साथ बर्ताव करोगे वैसे ही उसकी बहन के लोगों के साथ भी करना होगा। तो यूटा उसे कहता है कि ये भी कोई कहने की बात है। उसके बाद एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है और हमारे यूटा को पता चलता है कि जो हमारी लेनिया है उसकी बेवकूफी के कारण होप क्लेन अपने 10,000 सोल्जर के साथ उसके ऊपर आक्रमण करने वाला है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी सलाहकार होते हैं वो कह रहे होते हैं अभी कुछ ही दिन तो हुए इस लड़की से ओथ लिए और ऐसा हो गया। ये लड़की तो बहुत बड़ी पनौती है, हमें इसके साथ अपनी ओथ को कैंसिल कर देना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद यूटा उन लोग को चिल्लाता है और कहता है कि आप कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हैं। अब ये उसकी बहन है और ये जो क्लेन है वो भी उसका है, तो इसकी रेपुटेशन की जिम्मेदारी उसकी बनती है, यानी कि बुल क्लेन की। वो यहाँ पे पीछे नहीं हट सकता। अगर किसी को यहाँ पर इससे दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि यही उसका एक फाइनल डिसीजन है। उसके बाद यूटा अपने बाकी सोल्जरों को ऑर्डर देता है कि तुम फॉर्मेशन को तैयार करो और रोने को कहता है कि दुश्मन के ऊपर नजर रखना। और जो इनग्रेटिव है उसको कहता है कि जो हमारी नई क्लेन की साथी है यानी कि लेनिया उसको अपने वेपन दिखा दो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। लेनिया अपनी आर्मी को तैयार कर रही होती है और यूटा वहाँ पर आ गया होता है और उन्हें एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है। हमारा जो दुश्मन है वहाँ तक पहुँचने में हमें 13 दिन लगेगा, लेकिन हम 3 दिन बाद जाएंगे क्योंकि हम अपने अपोनेंट का पेशेंट लेवल चेक करना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी आर्मी को कहता है कि तुम्हें जो खाना पीना है वो खा लो। दूसरी तरफ जो हमारा अपोनेंट है होप क्लेन का राजा वो इंतजार कर रहा होता है। लगभग 3 दिन हो जाते हैं लेकिन वो नहीं आए होते हैं और वो कहता है कि जैसा उसने सुना था उस लड़की के बारे में उसमें कुछ बात तो है, लेकिन उसका सामना एक ऐसे अपोनेंट से हो रहा है जिसे इन स्ट्रेटेजी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद हमारी आर्मी यानी कि यूटा और लेनिया वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यूटा उन लोगों को देखने के बाद कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये लोग बिल्कुल थक गए हैं और कुछ टाइम पहले उसने लेनिया के साथ एक प्लान डिस्कस किया था। इनकी आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है और ये जरूर लेफ्ट साइड से प्लान करके हमें घेरने की कोशिश करेंगे और ठीक लेनिया वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी होगी और लेनिया देखती है कि वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। उसका भाई तो कमाल का है ऐसा वो कह रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो होप क्लेन कर रहा है वो लेफ्ट साइड से प्लान कर रहा होता है। वो बिल्कुल मॉन्स्टर है, लेनिया उसको नहीं संभाल पाएगी, इसलिए यूटा ने एक प्लान और बना के रखा था। वो यही तो चाहता था कि उनका जो अपोनेंट है ये वाली गलती करे और वो रोने को भेजकर उनसे फाइट करवाए। दोनों के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है। होप क्लेन का राजा रोने पर डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन रोने के काम आती है यूटा की दी गई स्पेशल तरह की कटाना जो कि होप क्लेन के लीडर को डिफीट करने के लिए काफी होती है। वो उसको वेलहेला भेज देती है। और बुल क्लेन की विक्ट्री हो जाती है। उसके बाद यूटा दुश्मन के बाटप पे ना रहा होता है और उसके साथ फेलिसिया और रोने भी होती है। वो उसे कह रही होती है कि चिल करो, तभी वहाँ पर लेनिया भी आ जाती है और वो यूटा को एक प्रपोजल दे देती है। वो कहती है कि यूटा तुम मुझसे शादी कर लो। तो यूटा यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अभी तो तुम मेरी बहना बनी हो, अब तुम्हें मेरी रानी बनना है, ये कैसी बातें कर रही हो। तो दोस्तों तुम्हें पता होगा कि जापानीज कल्चर में ये आम बात है, लेकिन ये चीजें यहाँ पर नहीं होती, तो तुम लोग गुस्सा मत करना। फिर उसके बाद उन लोग बाथटब से निकलते हैं और एक सीरियस डिस्कशन करते हैं और हमें बताया जाता है कि जो लेनिया है वो यूटा से इसलिए शादी करना चाहती है कि वो अपने हॉर्न क्लेन को बहुत आगे बढ़ाना चाहती है और यूटा से बेहतर कोई नहीं लगता उसे। और साथ ही वो अपनी हिस्ट्री भी बताती है कि उसके जो पहले वाले राजा थे यानी कि उसके फादर, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, वो उसे एक कैंडिडेट मानते थे, लेकिन वहाँ के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये एक लड़की है, क्या ही कर पाएगी।
इसलिए वो चाहती है कि वो यूटा के साथ मिलकर दोनों क्लैन को एक साथ संभाले। अब तो एक और क्लैन ऐड हो गया है जिसका नाम होप है। तो फेलिसिया बीच में इंटरफेयर करती है और कहती है कि मेरे भाई को कुछ टाइम दो, इतनी जल्दबाजी क्या है तुम्हें। उसके बाद फेलिसिया यूटा को एक सेरेमनी के लिए सजा रही होती है जो कि बैटल जीतने के बाद होती है। और वही हमारी फेलिसिया के इरादों के बारे में पता चलता है कि वो चाहती है यूटा लीनिया से शादी कर ले, जिसकी वजह से वो इसी दुनिया में रुक जाएगा। लेकिन जो यूटा है वो इस दुनिया में नहीं रुकना चाहता। उसकी जो लव वन है वो उसका इंतजार कर रही है। ये उसका एक सेल्फिश इंटेंट होता है, लेकिन यूटा उसकी फीलिंग की कदर करता है। जब से वो यहाँ पर आया है हमेशा वो उसकी देखभाल करती रही है, पर वो इस दुनिया पे रुक नहीं सकता क्योंकि उसका कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन वो ऐसे अलविदा नहीं कहेगा, वो हंसते हुए फेलिसिया और बाकी सबको अलविदा कहेगा क्योंकि फेलिसिया उसकी सबसे ट्रस्ट वन है। वो उसे ऐसे सैड करके तो बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो ट्विंस अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि शादी के बाद यही सब चीजें करनी होगी, जो कि आप लोगों के लिए ये देखना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। फिर हमारा यूटा सेरेमनी करने के बाद लंच कर रहा होता है और लीनिया उसको इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथों से उसे खिला रही होती है। लेकिन यहाँ तो फेलिसिया मौके का फायदा उठा रही होती है। तभी एक अच्छे माहौल में एक डेविल की एंट्री होती है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कोई एक मॉन्स्टर आ गया हो। जो हमें वो बंदा दिखाया गया था वो यहाँ पर आ गया है और उसका नाम स्टेनफोर है। एक टाइम ऐसा था कि स्टेनफोर इस क्लैन पर राज करता था, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डरते थे, इसलिए वो उसको यहाँ पर आने नहीं देते थे। लेकिन स्टेनफोर का इंटरेस्ट तो कुछ और ही है। वो अपनी ताकत का नमूना भी दिखाता है, जिसके बारे में लिनिया बता रही होती है कि ये लाइटनिंग क्लैन का प्रिंसेस है और ये पूरे इन हजार्ड में तीसरे नंबर पर रैंक करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्लैन है वो पूरे इन हजार्ड के अंदर आते हैं और ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके पास एक डिवाइन पावर है, वो अकेले एक क्लैन को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो यूटा से मिलने के लिए आया होता है, पर वो लिनिया का मजाक उड़ा रहा होता है जो कि यूटा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो अपने बैडेस रूप में कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो हम जंग के मैदान में आमने सामने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद स्टेनफोर कह रहा होता है कि जैसा उसने सोचा था ये बंदा तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो बैटल होने वाली है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें उसे काफी मजा आएगा। शिफ्ट होता है, हमारा हीरो यानी कि यूटा अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुन रहा होता है और वो तो काफी ज्यादा उसे चिल्ला रही होती है कि तुम्हें एक मैसेज करने का भी टाइम नहीं होता है। और वो रोने लगती है, लेकिन हर कोई यूटा जैसा टैलेंटेड नहीं होता है, वो उसको मना लेता है। उसके बाद हमें ट्विंस को दिखाया जाता है जो कि यूटा पे नजर रख रही होती है और वहीं पर जो मर्चेंट है वो स्लेव को ट्रेड कर रहा होता है। यूटा उन्हें तुरंत खरीद लेता है और फेलिसिया को कहता है कि हमें कभी कभी एंजॉयमेंट करना चाहिए। और इससे पता चलता है कि जो हमारा यूटा है वो काफी अच्छा है और एक नेक दिल है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। उसके बाद वो अपने पेपर वर्क में लग जाता है। तभी उसके पास वो दोनों ट्विंस आती है और वो उसका टेस्ट लेने लगती है और उसे कह देते हैं कि हम लोग क्लॉक लेन की प्रिंसेस हैं, हम आपसे शादी करने आए हैं। लेकिन यूटा उन्हें मना कर देता है क्योंकि हमारा यूटा अपनी बंदी के लिए रॉयल है। फिर वो दोनों ट्विंस बता देती हैं कि वो उसका सिंपल सा टेस्ट लेने के लिए आई थी और वो ये भी जानती हैं कि लीनिया ने उनको प्रपोज किया था। और ये बात सुनने के बाद यूटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम लोग ये सब कैसे जानते हो? तो ट्विंस बताती है कि हम लोग एक सीक्रेट एजेंट हैं, जिसकी वजह से वो यूटा की टीम में आना चाहते हैं। तो यूटा उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है कि उसकी टीम में आना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारा अपनी टीम में वेलकम करूंगा। फिर हमें लेनिया के महल का सीन दिखाया जाता है जो कि यूटा के साथ कुछ तो कर रही होती है, लेकिन वो सब एक ड्रीम होता है। पर उसने अपने मन में सोच लिया होता है कि वो इस प्लान को अंजाम देगी। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो दो ट्विंस हैं उनके पास भी एक रेयर पावर है। दोनों विंड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक हैंड विंड और एक टेल विंड। वो दोनों विंड को एक अल्टरनेटिव एरिया में ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि जंग में एक अच्छी स्ट्रेटेजी के लिए काम आएगा। और हमें बताया जाता है कि जो हमारा यूटा है वो लीनिया जहाँ पर रहती है उस सिटी का नाम है गिमले और वहाँ पर फसल को लेकर एक
प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो लोग भूखे भी मर सकते हैं। तो यूटा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया होता है। वो सलाहकार को एक सॉल्यूशन बताता है, क्रॉप रोटेशन टेक्निक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उसकी बातों को इग्नोर करेंगे, इसलिए वो लीनिया को मोटिवेट करने आया होता है और उसे क्रॉप रोटेशन के बारे में समझा रहा होता है। लेकिन लीनिया के तो कुछ और ही इरादे होते हैं। तभी वहाँ पर क्लॉकलैंड की प्रिंसेस आ जाती है और कंपटीशन कुछ ज्यादा ही हाई फाई हो जाता है। तो यूटा दोनों को शांत कराता है और कहता है कि अभी हमें लोगों की जो प्रॉब्लम है उन पर ध्यान देना चाहिए। तो लीनिया बिल्कुल वही करती है, वो अपने लोगों को बताती है। उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाती है जहाँ पर लोग उसकी बातों को मानने वाले हैं और कुछ तो मना कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो चीज अपनी फसल पे लगाए जिससे उनको नुकसान और भी ज्यादा हो जाए। वो बस एक गारंटी चाहते हैं, जिस पर यूटा कहता है कि उसका आइडिया है तो वो उसकी जिम्मेदारी भी लेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लीनिया को उदास दिखाया जाता है क्योंकि उसके जो इरादे हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रही होती है। लेकिन वो यूटा के रूम में जाती है और वो चीजें करती है। वो अपने कपड़ों को फेंक देती है और यूटा को उकसाने लगती है। पर हमारा यूटा तो एक रॉयल बंदा है, वो एक सख्त लौंडा है। वो अपनी बंदी को धोखा नहीं दे सकता है, वो अपनी सच्चाइयाँ बता देता है। वो दूसरी दुनिया से आया है और यहाँ पर कोई सा भी कांड नहीं कर सकता है, इसलिए वो लीनिया के प्रपोजल को ठुकरा देता है और उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ पा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक बेवकूफ था, बहुत ज्यादा गलती करता था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ और मैं तुम में अपने आप को देख पा रहा हूँ कि तुम अपने आप को कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहती हो। तो लीनिया कहती है कि उसे इम्प्रूवमेंट करना है तो वो चीजें तो करनी होगी। Like you said, I shouldn't just give up. The girl I'm in love with is waiting for me. Yes. Whoa, whoa! Hold on a second. तभी वहाँ पर अर्जेंट मैसेज आ जाता है और हमारा यूटा बच जाता है। अर्जेंट मैसेज में बताया जाता है कि जो लाइटनिंग क्लेन का स्टेनसोर है वो वॉर की तैयारी कर रहा है, इसलिए जो ट्विंस है वो यूटा से परमिशन मांगने के लिए आए होते हैं। लेकिन यूटा उन्हें मना करता है, इसलिए वो एक नमूना दिखाते हैं कि वो एक सीक्रेट एजेंट तो बाद में, लेकिन पहले वो असैसिन है। तो यूटा उन्हें हाँ कर देता है, लेकिन जाने से पहले एक बात पूछता है, जब तुम इतनी ताकतवर हो, तुम्हारे पास डिवाइन पावर है, जब हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तब तुमने मेरे को निपटा क्यों नहीं दिया? तो ट्विंस बता रही होती है कि अगर हम ऐसा करना चाहते तो उस दिन कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर हमें यूटा समा पसंद आ जाता है। उसके पास कोई भी ताकत नहीं है, लेकिन उस पर लड़कियाँ मरती हैं और शायद आप लोगों को भी इससे जलन हो रही होगी, पर कर भी क्या सकते हैं। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यूटा एक झील के पास आया होता है और वो दुश्मन की टेरिटरी के ठीक पास में होता है और वो एक प्लान सोच लिया होता है। उसके लिए वो लीनिया को वो काम भी दे दिया होता है। फिर हमारा हीरो थकने के बाद घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी जानकारी दे देता है कि वो फिर से एक बार जंग में जा रहा है और उसे ऑल द बेस्ट लेने के बाद वो एक मीटिंग बुलाता है। उसके जो सलाहकार है वो बता रहे होते हैं कि एक टाइम पर होप क्लेन और लाइटनिंग क्लेन एक एलाई था। साथ में जो स्टेनसोर है वो राजा बनने से पहले जब वो 13 साल का था तो उसने एक क्लेन को लगभग अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनके 700 मेंबर को यूं खत्म कर दिया था। और उसके बाद वो एक और क्लेन में अटैक करता है और वहाँ के 100 गार्डों को यूं निपटा देता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि उसका जो ट्विंस है वो उसके जितना ताकतवर तो नहीं, लेकिन उसके पास भी पावर्स हैं। और जब से स्टेनसोर लाइटनिंग क्लेन का राजा बना है तब से वो कभी भी नहीं हारे हैं। और ये बातें यूटा सुनता है और उसे एक बात समझ में आती है कि जो लाइटनिंग क्लेन की स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सिंपल है, वो सीधा दुश्मन के ऊपर चार्ज करते हैं और ये एक तरह से यूटा एक टाइटल देता है, ब्रेवरी ऑफ फुल, और कहता है कि उनकी आर्मी ताकतवर है, उनके पास उनका एक डिवाइन लीडर है, लेकिन उनके पास एक स्ट्रेटेजी बनाने वाला कोई भी नहीं है और इतना काफी है हमारे क्लेन को जिताने के लिए। दूसरी तरफ स्टेनसोर कह रहा होता है कि उनके पास 8000 स्ट्रॉन्ग सोल्जर है, लेकिन हमारे पास मैं हूँ और वो रेडी है जंग के लिए।
फिर हमें रात के सीन में यूटा रोने के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर हार जाता है। फिर जंग का दिन आता है। जो स्टेनसोर का सलाहकार होता है वो उसे कह रहा होता है कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ऐसे अपोनेंट पे डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेनसोर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और वो किसी की नहीं सुनता है। और दूसरी तरफ जो यूटा का प्लान होता है कि वो एरो से हमला करेगा और उनकी आधी आर्मी को ले जाता है वो। पर यहाँ पर दिक्कत है, अगर स्टेनसोर सीधा चार्ज करता है तो उसकी आर्मी के एक भी बंदा नहीं बचेगा। पर यूटा का लक उसका साथ दे रहा होता है। स्टेनसोर अपने दूसरे फॉर्मेशन की आर्मी को आगे करता है और इसकी वजह से यूटा का जो प्लान है वो काफी अच्छे से सक्सेसफुल होता है और वो अपना अगला मूव चलता है, यानी कि रूने। और वो आगे बढ़ के स्टेनसोर के जो सलाहकार होता है उसको खत्म ही करने वाली होती है कि स्टेनसोर आ जाता है। फिर रूने स्टेनसोर से लड़ने का मन बना तो लेती है, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ में जमीन और आसमान का अंतर होता है। Nearly defeated Fiapi. That's pretty impressive. जिसकी वजह से उसे रिट्रीट करना पड़ता है। यहाँ पर शुरू से ही यूटा का पल्ला भारी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेनसोर की एंट्री होती है और वो यूटा के आधे से ज्यादा सोल्जरों को खत्म कर देता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। If brute strength alone were enough to win, अब यूटा के पास कोई प्लान नहीं होता है, पर उसका सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर उसके पास होता है, स्कारफोर। वो जाने के लिए तैयार होता है और वो काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है स्टेनसोर को। लेकिन स्कारफोर एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। वो स्टेनसोर के जो सोल्जर होते हैं उन्हें कहता है कि यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स, वेपन्स, वो सारे रेयर आयरन के हैं और इससे तुम्हारे खाने पीने का खर्चा बड़े आराम से निकल जाएगा। और वो वहाँ पर कलेक्ट करने लगते हैं और स्टेनसोर की ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं। स्कारफोर स्टेनफोर के भाई को मार देता है। ये बात जब स्टेनफोर सुनता है तो वो अपने सलाहकार को इतने गुस्से में किक करता है, लगभग मानो वो वहाँ पर मर जाए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो उसका भाई था, इसलिए वो स्कारफोर से रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ता है। पर जब वो अपने हथौड़े वाले हथियार से उसके ऊपर अटैक करता है तो स्कारफोर उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। स्टेनफोर उसके मूव को समझ पाए जब तक उनका काम हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्शन फिर से क्रिएट कर देते हैं और स्टेनसोर को उस नदी की तरफ खींच लेते हैं। यही तो यूटा का प्लान था और अब इंतजार था कुछ बड़ा होने का। इसके लिए स्टेनसोर का ध्यान बटाने के लिए 7 लोग आ जाते हैं और उनको देखने के बाद स्टेनसोर बिल्कुल भी नहीं घबराता है। so invited along the pretty sycamore. Oh no! और वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और वो अपनी फुल पावर पर उनके ऊपर अटैक करने लगता है। और वो उन्हें कह रहा होता है कि तुम लोगों का प्लान वो समझ गया है कि तुम लोग मेरे लिए ये ट्रैप बिछाए थे कि उसको घेर कर वो लोग मार देंगे, लेकिन असल ट्रैप तो कुछ और ही होता है। जो यूटा ने लिन को काम सौंपा था, यानी कि उस रिवर में एक बड़ा सा डैम जो पानी को काफी देर तक रोक पाएगा और फिर वो इकट्ठा एक साथ उसको छोड़ देंगे। और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया, जिसकी वजह से स्टेनसोर उसको संभाल नहीं पाता है और उस रिवर की लहर में बहता चला जाता है। और इसी के साथ हमारे यूटा की एक और विक्ट्री हो जाती है। फिर उसके बाद वो अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा होता है कि उसने लाइटनिंग प्लेन पर विक्ट्री हासिल की। उसे काफी ज्यादा मजा आया, उसने अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई। तो ये सुनने के बाद जो मित्सुकी होती है वो उससे पूछती है कि तुम आने का प्लान बना भी रहे हो कि वही सेटल होना चाहते हो। तो यूटा उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो कोशिश कर रहा है और वो तुमसे वादा करता है कि वो जरूर आएगा, तुम बस उसका इंतजार करना।
सीन शिफ्ट होता है। यूटा इनग्रेटो को ग्लास के बर्तन बनाना सिखा रहा होता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है उसे देखने के बाद इनग्रेटो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर यहाँ से हमें यूटा के सलाहकार को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि यूटा काफी ज्यादा टैलेंटेड है और हमेशा इस मिशन के लिए सर्व करता है, लेकिन आज तक उसने एक भी हॉलीडे नहीं लिया। तो उसने तय किया है कि वो इस मिशन को संभालेगा और यूटा को एक छुट्टी देगा, जिसकी तैयारी उसने पहले से कर रखी है। और उसके लिए वो वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है उन्हें बुला लेता है और ये बातें बता रहा होता है। और ये सुनने के बाद वो कह रही होती है कि अब उनके पास मौका है, वो यूटा का दिल जीत लेंगी। फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हमें पूरी गर्ल्स को दिखाया जाता है। वो यूटा को कह रही होती है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, इससे आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है, इसलिए उन्होंने आपके लिए एक ट्रिप प्लान की है और उसे कहते हैं कि आप तैयार रहना। इतना बोलने के बाद वो लोग चले जाते हैं और जो यूटा का सलाहकार होता है वो बता रहा होता है ये जो ट्रिप का आइडिया है ये उसका है। वो ये भी बताता है कि हर टाइम आप अपना काम को लेके हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और आपको वॉर में भी जाना पड़ता है, इसलिए उसने आपके बारे में ये सोचा। तो यूटा भी उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि जो अगला राजा बनेगा उसके लिए ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए। अगर क्या हो वो जापान चले जाएगा तो जो वुल्फ क्लेन में शांति बनी हुई है उसके रहते हुए प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद यूटा उस जगह पर पहुंच जाता है और रिलैक्स कर रहा होता है और वो हॉट स्प्रिंग के मजे भी ले रहा होता है। काफी शांति होती है, लेकिन तूफान से आने की पहले की शांति है। वहाँ पर सारी गर्ल्स भी आ जाती है और यूटा के साथ नहाने लगती हैं और यूटा उन्हें डांटने लगता है। कह रहा होता है कि मैं आपके लिए अपने आप को रिलैक्स करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती और वो उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि सब बारी बारी आपकी सफाई करेंगे, लेकिन उसे पता नहीं कि क्या चीज की सफाई होने वाली है उसकी। फिर वो सारी लड़कियां यूटा के सामने लाइन लगा लेती हैं, पर यूटा पहले राउंड में पास आउट हो जाता है। उसके बाद जब वो अपने बेड में आके खोलता है तो वो सारी लड़कियां उससे माफी मांग रही होती है, पर उनको देख के लगता है कि वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। वो फिर से यूटा के साथ खेलने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि जो स्टेनसोर है वो जिंदा बच गया है, पर हमारा यूटा बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, क्योंकि उसके साथ भरोसेमंद लोग जो हैं जो उसकी हमेशा मदद करते रहते हैं। उसके बाद रूने इनग्रेटो के पास जाती है और अपने लिए एक कटाना बनाने को कहती है, क्योंकि जो स्टेनफोर के साथ बैटल में उसकी जो कटाना थी वो पानी में बह गई थी और जो इनग्रेटो उसके लिए एक कटाना बना के लाई होती है वो उसको ले तो लेती है, लेकिन उसके मन में उस कटाना के लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि उसे वो कटाना यूटा ने दी थी जो कि उसके दिल से जुड़ी होती है। इसलिए वो वहाँ पर इनग्रेटो जो कटाना बना के लाई है वो उसे लेने में झिझक रही होती है। तभी वहाँ पर यूटा आ जाता है और वो उसे वही कटाना दे देता है और बताता है कि ये जो तुमने पानी में बहा दी थी ये वापस मिल गई है, तो इसका ध्यान रखना। रू ने कटाना पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद यूटा अपने महल में बैठा होता है और वो डिस्कस कर रहा होता है कि उसका जो राज्य है वहाँ पर 2 साल बाद वो वेल्थ फिर से लौट आई है। अब उसके जो राज है वो गरीबी में नहीं बल्कि वहाँ के लोग अब अमीर होने लगे हैं, क्योंकि यूटा ने उनके लिए कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से वो यूटा का वो एहसानमंद है। फेलिशिया भी कह रही होती है कि आपके आने से उनका जो राज्य है वो काफी ज्यादा खुशहाल हो गया है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो हमें कुछ टाइम पहले दिखाई गई थी और उसका नाम एपी होता है, जिसे यूटा ने खरीद लिया था क्योंकि वो एक स्लेव थी और वो अपनी पास्ट जिंदगी को याद कर रही होती है। तो यूटा उसे कहता है जो बीत गया उस पर ध्यान मत दो, जो होने वाला है उस पर ध्यान दो। फिर वो उसको एक शॉप के पास लेके जाता है और उसे दिखाता है एक साइन बोर्ड और उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो ईपी उसे अच्छे से पढ़ के बता देती है, जिसकी वजह से यूटा को एक आइडिया आता है और वो रिवॉर्ड में ईपी को कई सारी स्विच दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यूटा फेलिशिया को कह रहा होता है कि जब तक वो इस दुनिया में है तब तक तो वुल्फ क्लैन का भला होता रहेगा, लेकिन जब वो यहाँ से चले जाएगा उनकी जो वेल्थ, उनकी इकोनॉमी सब पर असर होगा, वो वापिस से करीब होने लगेंगे। लेकिन उसके लिए उसने एक आइडिया सोचा होता है। वो एक स्कूल खोलेगा और वहाँ पर टीचर्स को लाएगा जो उनको सिखाएंगे, जिससे वुल्फ क्लैन का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि वो चीजें कैसे सिखाएगा और बच्चों को फ्री में पढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। तो यूटा उन्हें बताता है कि उसके पास फोन है, वो सब चीजें कर लेगा, वो एक प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। रही बात पैसों की, तो उसके पास बहुत सारे जुगाड़ हैं जिससे वो पैसे
पैसों को जमा कर सकता है। दूसरी तरफ जो फेलेसिया है वो यूटा से कुछ तो छुपा रही होती है और हमें पता चलता है जो फेलेसिया है उसका एक बड़ा भाई भी था जो कि यूटा से भी ज्यादा बड़ा होता है और वो यूटा का काफी अच्छा दोस्त था। और हमें बताया जाता है जब यूटा इस दुनिया में रिकार्नेट हुआ था तब वहाँ पर एक महाराजा थे। उनके टाइम में यूटा वॉर लड़ा था और उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वहाँ के राजा को काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्लॉकलेन पर विक्ट्री हासिल की थी। इसकी वजह से उन्होंने अपना नया राजा यूटा को चुना था। और ये सब चीजों को देखते हुए जो फेलेसिया का बड़ा भाई था लॉफ्टर बताया जाता है और वो ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि उसका बचपन से ड्रीम था कि वो वुल्फ क्लेन का राजा बने, लेकिन यूटा ने उसका ड्रीम छीन लिया है, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर जो राजा थे वो यूटा के सामने आ जाते हैं और उसकी जान बचाने के चक्कर में उनकी जान चली जाती है और लॉफ्टर अपने फादर को मार के उस सिटी से चला जाता है। वहीं ट्विंस आती हैं और वो एक इंफॉर्मेशन लेकर आई होती हैं। वो बता रही होती हैं कि हाल ही में एक ऐसा क्लेन आया है जो कि होप क्लेन के यहाँ पे जो आयरन बनते हैं उनका यूज करके क्रॉसबो बना रहा था। उस क्लेन का नाम पैंथर होता है, जिसे सुनने के बाद वो समझ जाता है कि उसका बड़ा भाई आ गया है। और ये बातें सुनने के बाद फेलेसिया जो छुपा रही थी यूटा से वो बताती है कि 2 हफ्ते पहले उसके बड़े भाई ने एक मैसेज भेजा था जिसमें बताया गया था जो उसका बड़ा भाई है वो पैंथर क्लेन का राजा बन गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, यूटा अपने फोन में कुछ सर्च कर रहा होता है और जो उसकी बैटरी होती है उससे हमें पता चलता है कि उसके पास अब उतना ही टाइम है। अगर उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई तो वो आगे की चीजें बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद रात में यूटा अपने फोन में कुछ आर्मर्स और इक्विपमेंट्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी मित्सुकी का फोन आ जाता है और वो उसे पूछ रहा होता है कि उसकी अगली बैटल शायद उसके बड़े भाई से हो सकती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो मित्सुकी उसे कह रही होती है कि एक अच्छा सा प्यारा सा लेटर उसे भेजना चाहिए और यूटा बिल्कुल वैसा ही करता है। ये लेटर रॉफ्तार के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो यूटा की बातों में नहीं आता है क्योंकि यूटा ने उसका सब कुछ छीन लिया, इसलिए वो उससे बैटल करेगा। फिर हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारे अपोनेंट है पैंथर क्लेन वाले वो होप क्लेन की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, यानी कि हिट करो और वहाँ से भाग जाओ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन हमारा जो यूटा है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो काफी ज्यादा होशियार भी है, इसलिए वो एक स्ट्रेटेजी बना के रखा होता है और वो क्रॉसबो लाइनर को तैयार करता है जैसे कि दुश्मन के बैक टू बैक अटैक करते हैं, लेकिन वो क्रॉसबो से सारे सोल्जरों को गिरा देते हैं। इसलिए वहाँ पर जो उसके अपोनेंट है वो रिट्रीट कर देते हैं और जो उनका कमांडर होता है यानी कि पैंथर क्लेन का वो अपने राजा लॉफ्टर के पास जाता है और सारी जानकारी देता है। तो लॉर्ड आर ये बातें सुनने के बाद समझ जाता है कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है और उसे पता भी चलता है कि यूटा के पास 8000 सोल्जर्स हैं जिसके सामने वो कुछ भी नहीं है, ऐसा यूटा को लग रहा है। लेकिन वो भी एक स्ट्रेटेजी बनाकर यूटा के ऊपर अटैक करता है क्योंकि यूटा इतना कुछ खास नहीं है, उसके पास कोई भी यूनिक पावर नहीं है सिवाय स्ट्रेटेजी बनाने के। इसलिए लॉफ्टर यूटा के खिलाफ सर्कल वाली स्ट्रेटेजी को यूज करता है। वो उसे चारों तरफ से घेर लेता है, जो हमारा यूटा है वो एक ही तरफ से क्रॉसबो फॉर्मेशन को यूज कर सकता है, पर उस फॉर्मेशन को चारों तरफ से तो यूज करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए लॉफ्टर उसको चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि हमारा जो यूटा है वो बहुत बड़ा जीनियस है, इसलिए उसने भी एक स्ट्रेटेजी कल रात में सोच ली थी। वो लॉफ्टर के सोल्जर को चारों तरफ से एक अलग तरह के वेपन से घेर लेता है और जब लॉफ्टर की आर्मी उनकी तरफ बढ़ती है तो उस वेपन से एक के बाद एक एरो शूट होने लगते हैं, इसलिए जो उसकी आर्मी होती है वो उन वेपन के ऊपर अटैक करती है। उन्हें लग रहा है कि वहाँ पर सोल्जर छुपकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जैसा लॉफ्टर सोच रहा है बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट होता है, उनकी जो शील्ड होती है वो आयरन की बनी होती है जिससे उन्हें कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से लॉफ्टर वहाँ पर हारने लगता है। इसलिए वो अपने मास्टरपीस का यूज करता है। उसके साथ जो वो लड़की होती है उसके अंदर भी एक मैजिक एबिलिटीज होती है, वो उसे यूज करती है। उसकी मैजिक एबिलिटी कुछ ऐसी है कि जो भी अपनी जान की परवाह नहीं करते उनकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। वो एक तरह से हल की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं और ये असर हमारे यूटा में भी होता है, लेकिन यूटा मैजिक को नलीफाई कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है लॉफ्टर की और वो यूटा से लड़ने के लिए आया होता है और वो उसे अपने साथी की मैजिक एबिलिटी के बारे में बता रहा होता है और यूटा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर फेलेसिया आ जाती है यूटा को बचाने के लिए, पर
लॉबस्टर वहाँ पे नहीं रुकता है। वो अपनी शॉट से फेलिशिया के ऊपर भी अटैक कर देती है, लेकिन फेलिशिया को यूटा बचा लेता है। तभी वहाँ पर रोने आती है, उनकी विक्ट्री हो जाती है क्योंकि जो रोने है वो एक ऊँट पे आई होती है और वहाँ पर जितने भी घोड़े होते हैं वो ऊँट की जो स्मेल होती है उससे उन्हें अजीब लगता है, इसलिए वो अजीब टाइप का रिएक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से लॉबस्टर वहाँ से भाग जाता है और हमारे यूटा की जीत होती है। लेकिन वहाँ पर यूटा के मन में एक बात तो होती है कि वो जो मैजिक एबिलिटीज यूज की थी उसने, वो क्या था असल में, वो जानना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जो लॉबस्टर है वो कहता है कि मैं हारा नहीं था, मैं तो वहाँ से बेहतर प्लान बनाने के लिए भागा था। और उसके साथ जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है कि वो काले बालों वाला उसने मेरे मैजिक को नलीफाई कर दिया था, उसमें कुछ तो बात है। वो ऐसा कह रही होती है कि उसे कुछ तो करना है उसके साथ। फिर यूटा और फेलिशिया अपने काम के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक तेज सी हवा चलती है। जो चीजें होती हैं वो यूटा नहीं देख पाता है, जिसकी वजह से फेलिशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। उसके बाद यूटा अपना काम करने के लिए कोतासू में बैठ जाता है, जो कि उसके रियल वर्ल्ड में भी था, इसलिए उसने इस वर्ल्ड में भी बनवा ली। उसके बाद हमें ईवी को दिखाया जाता है, जो कि क्लासरूम में बैठी होती है, लेकिन जो उसके आसपास की लड़की होती है वो उसे इग्नोर करती है, क्योंकि उस स्कूल में एक बॉस भी रहता है जो कि ईवी से जेलस फील करता है, इसलिए वो बाकियों को मना कर देता है बात करने को। लेकिन ये बातें वो यूटा को नहीं बताती कि वो कैसा फील करती है क्लास में। पर यूटा ट्विंस को इन्वेस्टिगेशन करने को भेज देता है और उन्हें पता चलता है कि एक लड़की है जो उस क्लास में अपने आप को डॉन समझती है और वो ईवी के साथ ऐसा बिहेव करने को कहती है। और इस बात से यूटा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन क्रिस्टीना के पास एक आइडिया होता है और वो क्लास की डॉन बन जाएगी, जिससे करंट डॉन को इग्नोर करेंगे, जिसकी वजह से उस लड़की को पता चल जाएगा कि ईफी कैसा महसूस करती है। और बिल्कुल चीजें वैसा ही होती है। ईफी उस लड़की के पास जाती है और उसे हर चीज समझाने के बाद वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जो ईफी की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद हमें यूटा को दिखाया जाता है, वो मित्सुकी से पूछ रहा होता है कि वो अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दे, और उसी बीच उसकी जो बैटरी होती है वो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से फोन कट जाता है। पेशीन शिफ्ट होता है, यूटा इंग्रिटो से मदद मांगता है और वो कुछ इक्विपमेंट्स बनाना चाहता है, इसलिए वो इंग्रिटो की मदद चाहता था। उसके बाद यूटा गिफ्ट के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर इंग्रिटो आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है कि यूटा ने उसे बुलाया था लेकिन वो पूरे दिन गायब था। यूटा उसको समझाता है कि इसकी एक वजह थी, वो अपनी बहन और बेटी के लिए एक गिफ्ट बनवाना चाहता था। पर इन बातों को सुनने के बाद इंग्रिटो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उनके लिए गिफ्ट बनवाना चाहता है लेकिन उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। उसके बाद इंग्रिटो मुंह फुलाकर उसकी मदद करने लगती है। जब यूटा इंग्रिटो के चेहरे को देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसे इंग्रिटो के लिए भी एक गिफ्ट बनाना चाहिए और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। और सुबह उसे एक गिफ्ट देने के बाद तुम इस जगह पर सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की बनोगी, इन बातों से वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और एक तरह से खुश भी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि जो लॉबस्टर है वो एलाइन बनने वाला है स्टेनसोर का, यानी कि लाइटनिंग क्लेन का, और वो यूटा पर अटैक करने वाले हैं। और दोस्तों ये बात है यूटा को बिल्कुल भी नहीं पता है कि लाइटनिंग क्लेन और पैंथर क्लेन एक एलाई बन गए हैं। उसके बाद रूने और फेलिशिया अपने साइज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसको किसके संतरे पसंद आएंगे, यानी कि यूटा को। और साइज की बात की तो मित्सुकी को दिखाया जाता है, उसकी दोस्त उसका मजाक बना रही होती है कि तुम्हारा जो साइज है वो यूटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और जब उसकी दोस्त उसका नाम लेती है तो मित्सुकी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तब मित्सुकी को उसकी दोस्त की बड़ी बहन के बारे में पता चलता है कि वो एक आर्कोलॉजिस्ट है और वो तुम्हें हिस्ट्री के बारे में बता सकती है। लेकिन जब वो उसकी बहन से बातें कर रही होती है तो पहले तो उसे मजाक लग रहा होता है, लेकिन जब मित्सुकी यूटा की कहानी बता रही होती है कि वो ब्रॉन्ज सेंचुरी में फंस गया है और उस जगह का नाम ड्रैगडसील है, ये बातें सुनने के बाद जो उसके दोस्त की बड़ी बहन होती है वो उसकी बातों को मान लेती है। फिर उसकी जो दोस्त की बड़ी बहन होती है वो बता रही होती है कि तुम्हारा दोस्त जिस सेंचुरी में फंसा है उस जगह पर एक क्लेन वुल्फ नाम का राज करता था, कि एक राजा जो कि वुल्फ क्लेन से है, उसने सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा को अपनी वाटर स्ट्रेटेजी की मदद से हरा दिया था, जो कि स्टेनसोर था। फिर साया मित्सुकी से पूछती है कि जो हिस्ट्री में वो बंदा था उसका नाम पहले शू से शुरू होता था और एंड होता था टो में। तो ये बातें सुनने के बाद मित्सुकी समझ जाती है कि वो यूटा ही है और
और जो वो सेंचुरी के बारे में बता रही होती है, जिसे सुनने के बाद मित्सुकी को रियलाइज होता है कि जो योटा है वो उस सेंचुरी में मारा जाएगा, वो कभी भी घर लौट के नहीं आएगा। इन बातों से मित्सुकी घबरा जाती है, लेकिन ताया उसे बताती है कि वो यानी कि योटा उस जगह पर शादी कर लेगा और एक सबसे महान राजा बनेगा। पर ये चीजें इतनी कंफर्म नहीं है, इसलिए इन चीजों पर रिसर्च करना होगा। और हमें बताया जाता है कि जो हमारा योटा है जिस एरा में फंसा है उसको नॉर्स मिथोलॉजी कहा जाता है और उसके बारे में हमारी मित्सुकी सर्च करेगी। लेकिन जब वो योटा की डेथ की खबर सुनती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो योटा का फोन नहीं उठा रही होती है। योटा स्कारफोर के पास जाता है और ड्रिंक करता है और उसे अपने आप को पंच मारने को कहता है, क्योंकि स्टेनसोर के बैटल के दौरान उसने कई सारे सोल्जर को खोया था, जो कि एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। पर वो इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। तो स्कारफोर उसे समझाता है कि इसके लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार कैसे मान सकते हो, तुमने जो किया वो वहाँ पे करना जरूरी था, तुमने यहाँ के लोगों के बारे में सोचा, इस वजह से वो उसको कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो योटा उसको कहता है कि जब वो यहाँ से चले जाएगा तो रोने का ध्यान रखना। और ये जो बातें होती है वो रोने सुन लेती है। उसके बाद फेलिशिया और बाकी लड़कियाँ एक गिफ्ट तैयार कर रही होती है, वो भी हमारे योटा के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, जो मिज़ुकी है वो योटा का फोन उठा लेती है, लेकिन काफी ज्यादा परेशान होती है और ये बातें योटा उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा। और मिज़ुकी उन बातों से डरी होती है तो उसे कहती है कि आज मून कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन हमारा योटा बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। वहीं पर मिज़ुकी के पास एक चमकीला सा मिरर होता है जिसके राज के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर योटा सर्वे करने के लिए निकलता है, तभी उसे एक जगह पर मिज़ुकी जैसी दिखने वाली एक लड़की मिलती है। वो उसे अपने महल में ले आता है और हमें बताया जाता है मैजिक यूज कर सकती है, लेकिन योटा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद योटा उसको बता देता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है। वो एक दिन एक मिरर पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन अचानक से फेलिशिया ने उसके ऊपर वो मैजिक कास्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आ गया। लेकिन फेलिशिया को मैजिक कास्ट करना आता है, लेकिन उसको रिवर्स करना नहीं आता, जिसकी वजह से योटा इस दुनिया में फंस गया है। तो जो वो लड़की होती है, हमें बताया जाता है कि उनका नाम है लीपासामा, डॉर्कलैंड की रानी है और वो एक तरह से मैजिक यूजर है। साथ में वो इतनी ताकतवर है कि पूरे इन हजार्ड में दूसरे नंबर पर रैंक करती है। वो कहती है कि वो यूटा की मदद कर सकती है, वो मैजिक यूज कर सकती है, जिससे यूटा अपने घर लौट जाएगा। लेकिन जब यूटा उसको देखता है तो उसका मजाक बना रहा होता है, तो वो अपनी मैजिक पावर का नमूना दिखाती है, इसलिए यूटा उससे माफी मांगने लगता है। पर एक मजे की बात ये है कि जो यूटा के ऊपर उसने मैजिक किया है वो उसे अंडू नहीं कर सकती है। फिर हमें पता चलता है कि शीगी जो लॉपतार के साथ रहती थी वो एक मैजिक यूज कर सकती है, जिसकी मदद से योटा अपने घर जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसे हर स्पेल की जानकारी है। आप लोगों को याद होगा कि योटा ने उसके मैजिक को कैसे नलीफाई कर दिया था, क्योंकि उसका मन नहीं था कि वो अपनी दुनिया में इस टाइम पे जाए, इसलिए उसका मैजिक नलीफाई हो गया था। और ये सारी बातें वो मित्सुकी को बता रहा होता है कि कैसे वो अपने घर वापस लौट सकता है। उसके बाद यूटा एक सेरेमनी में जाता है जो कि न्यू ईयर की पार्टी होती है और वहीं पर वो लड़कियों के साथ भी पार्टी कर रहा होता है। पर वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो वोडका नहीं बल्कि पूरी बॉटल गटक जाती है, जिसकी वजह से वो अपने संतरे योटा से चेक करवाने लगती है। उसके बाद योटा को लाइटनिंग क्लेम की एक और बार चुनौती मिलती है और योटा जंग के लिए तैयार होता है, वो भी एक लकी किस पाने के बाद। दूसरी तरफ जो स्टेनसोर है वो अपनी गलतियों से सीखता है और एक ऐसा वेपन मैदान में उतारता है जो कि योटा की एरो वाली आर्मी को फेल कर देता है और साथ में जो उसकी शील्ड वाली आर्मी भी होती है उसे भी है। तो योटा को अपनी अगली स्ट्रेटेजी यानी कि टू रो फॉर्मेशन, जिससे वो स्टेनसोर को खेल लेंगे, वो भी दोनों तरफ से, और उसका डी एंड हो जाएगा, स्टेनसोर का डी एंड हो जाएगा। और जो सलाहकार होता है स्टेनसोर का, वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारी पीछे हटने में भलाई है, लेकिन वो अपने सलाहकार को मना कर देता है और वो अकेला एक रो को संभालने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसा कि योटा को लगा ही था कि ये जो बेवकूफ है वो बेवकूफ ही रहेगा, वो हमारे चाल में फंसता रहेगा और स्टेनसोर बिल्कुल वैसा ही करता है। यहाँ पर बुल्क
क्लेन ने आधे से भी ज्यादा सोल्जर खो दिए हैं, लेकिन वो विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ट्विंस एक खबर लेकर आती है कि जो पैंथर क्लेन है वो अपने 10,000 सोल्जर के साथ वुल्फ क्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेनसोर स्कारपोर और रोने पर डोमिनेट कर रहा होता है। अब हमारा हीरो यहाँ पर क्या करेगा? क्या वो पीछे हट जाएगा या फिर चुनौती का सामना करने के लिए खुद मैदान में आएगा? क्योंकि अगर वो पीछे हट जाता है तो वुल्फ क्लेन के जो लोग हैं वो फिर से एक बुरी जिंदगी बिताएंगे, वो स्लेव बन जाएंगे। न केवल वुल्फ क्लेन, उसके साथ 2-3 क्लेन और हैं। सारी जिम्मेदारी यूटा पर है, इसलिए वो एक डिसीजन लेता है। वो अब फ्रंट रो से फाइट करेगा, जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। यूटा कभी भी फाइट करेगा, लेकिन वो अपने लोगों के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। Hold your ground! Champions of the Wolf Clan, take up your spears and get into formation! We will prevail! It's the patriarch! Lord Yuta will surely lead us to victory! दूसरी तरफ रोने में भी ये मोटिवेशन आ जाता है और वो उसे यूटा की सिखाई हुई ट्रिक याद आती है, जिसे वो स्टेनसोर के खिलाफ यूज करती है। उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला कि तुम्हारा अपोनेंट स्ट्रांग होगा और वो तुम पर भारी पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपनी नजरें नहीं हटानी है और मौके का जब भी फायदा मिले उसे ग्रैब कर लेना है। और हमारी रोना बिल्कुल वैसे ही करती है और स्टेनसोर के ऊपर एक भयानक अटैक करती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो समझ जाता है कि यहाँ से बैटल में पीछे हट जाना ही सही रहेगा। दूसरी तरफ जो यूटा है वो अपने सोल्जरों को मोटिवेट कर देता है और वो अपोनेंट के जो सोल्जर होते हैं उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखते हुए लॉबस्टार यूटा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो भी हार जाता है। It's time you and I finish this once and for all! Always having to be protected! I wanted to... I'm not the worthless kid I used to be. Another spell? Yes, one that even I could feel. और यहाँ पर हमारे यूटा की लाइटनिंग और पैंथर क्लेन को जीत लेता है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो शीनी है वो यूटा के ऊपर मैजिक कास्ट कर देती है, जिसकी वजह से यूटा हरे कलर में चमकने लगता है और वो फेलेसिया को अपना फोन दे देता है और उसे सॉरी बोल के अपनी दुनिया में वापिस पहुँच जाता है। वहीं जो मित्सुकी होती है वो देखती है कि उसके रूम में एक हरा कलर का फ्लैश होता है और वो देखती है कि यहाँ पर यूटा वापिस आ गया है। मित्सुकी उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और जो यूटा है वो वापिस फोन लगाने लगता है जिस दुनिया से वो रिकनेक्ट होके आया था, लेकिन यहाँ पर पूरे कनेक्शन टूट गए हैं। इसलिए जो हमारा यूटा है वो अपनी नॉर्मल दुनिया में वापिस लौट आता है। वो अपनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरफ बिताने लगता है। दूसरी तरफ जो रोने हैं वो अपनी आर्मी का फ्रंट लाइन संभालती है, क्योंकि अब उनके पास यूटा नहीं है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रोने पर आ गई है। फिर हमें पता चलता है कि जो लीफा सामा है वो अपना मैजिक यूज करके यूटा को वापिस ला सकता है, लेकिन अगर यूटा का मन नहीं होगा इस दुनिया में आने का तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ जो लेनिया होती है उसको पता चलता है कि यूटा इस दुनिया से बैनिश हो गया है। इससे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और हमारा यूटा मित्सुकी के साथ टाइम बिता रहा होता है। तभी वो सैर पर निकलता है और अचानक से उस दुनिया से फोन आ जाता है और वो सब लोग से माफी मांग रहा होता है। तभी फेलेसिया बताती है कि जो लाइटनिंग क्लेन था, एक उनकी जो ब्रांच क्लेन थी उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके लिए रोने गई थी, लेकिन वो उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं और जो रोने हैं वो चोटिल वापिस आती है। तो यूटा उन्हें कहता है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसे उस दुनिया में वापिस समन कर लो, क्योंकि उसकी जरूरत है वहाँ पर। लेकिन फेलेसिया उसे कहती है कि आप उसके बड़े भाई हो, जितना प्यार उसे दिया है उसके लिए वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है और वो अपने भाई की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती, इसलिए वो लाइटनिंग क्लेन और पैंथर क्लेन को अकेले संभाल लेंगे। साथ ही वो आखिर में कहती है कि आप वहाँ पर एंजॉय करना, हमारी चिंता मत करना। लेकिन वो लोग यूटा को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। दूसरी तरफ जो मित्सुकी है वो भी ये देख पा रही होती है, इसलिए वो यूटा को एक जगह पर बुलाती है। साथ में वो मिरर भी लेकर आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें उस दुनिया में जाना है ना, तुम्हें उन लोगों की मदद करना है, वो जानती है, इसलिए वो उसे परमिशन दे देती है। लेकिन इस बार वो उसके साथ चलेगी, क्योंकि उसको
इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यूटा उसे कहता है कि उस दुनिया में जाओगी तो तुम्हें ना फोन मिलेगा, ना एसी, ना माइक्रोवेव और ना ही तुम्हारे जो यहाँ पे दोस्त रहते हैं वो। तो मित्सुकी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे बस यूटा यानी कि तुम चाहिए। तो यूटा कहता है कि कहाँ मिलेगी उसे ऐसी रॉयल लड़की। तो वो मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं ले जाएगा बल्कि वो उससे शादी करके उस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा। तो मित्सुकी इन बातों के लिए भी राजी होती है। उसके बाद वो लोग उस दुनिया में पहुंच जाते हैं और हमारा यूटा सारी बैटल जीत जाता है। वहाँ पर विक्ट्री सेरेमनी हो रही होती है और का सबसे महान और जाबाज योद्धा यूटा उसका सब वेलकम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो बाकी लड़कियों के साथ बहुत खुशी से जी रही होती है। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि यूटा उसको धोखा देगा और इसी के साथ यूटा वहाँ का राजा और मित्सुकी वहाँ की रानी बन जाती है। और हमारी जो ये स्टोरी है यहीं पर खत्म होती है। और आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों को कैसे लगी ये स्टोरी। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई। अगर आपको इस तरह की स्टोरी देखनी है तो कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं। आज का एनीमे है जो मैं लेकर आया हूँ वो सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। इसमें रिकॉग्निशन तो नहीं है लेकिन एक अच्छी स्टोरी है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। जब मैं ये कैरेक्टर को देख रहा था ये तो काफी ज्यादा छोटा है लेकिन इसका जो विलेज था एक लड़की ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने शहर को देख रहा होता है जिसे डीमन लॉर्ड ने बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से उसका घर, उसकी फैमिली सब खत्म हो गए और उसका नाम हमें लॉयड बताया जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लॉयड को देख रही होती है। साथ में हमें ये भी बताया जाता है कि वो जो लड़की थी वो डीमन लॉर्ड से लड़ रही थी। उनकी बैटल के दौरान उससे एक गलती हो गई जिसकी वजह से लॉयड का जो विलेज था वो तबाह हो गया और इस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो गई होती है और वो लॉयड से आगे चिपक जाती है, मतलब कि उसे गले लगा लेती है और उसे कह रही होती है कि वो अपनी गलती को सुधारना चाहती है। और उस लड़की का नाम मार्लिन होता है। वो लॉयड को अपने घर लेके जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना फायर मैजिक कास्ट करके दिखाती हूँ, अगर तुम इसे कास्ट करके दिखा दोगे तो तुम्हें आज रात का खाना मिल जाएगा। फिर उसके बाद मार्लिन उसका काफी ज्यादा वेट कर रही होती है कि कब वो सिक्टर आएगा और जो लॉयड होता है वो बिल्कुल वहाँ पर सही टाइम पर आ जाता है और अपने फायर मैजिक को कास्ट करके दिखा रहा होता है, जिसे देखने के बाद मार्लिन बहुत ज्यादा खुश तो होती है लेकिन उसकी आग को बुझाने के बाद कहती है अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ये देखो मेरा फायर मैजिक जिसे मैंने बहुत अच्छे से कास्ट किया, ये ऐसा होता है। फिर अगले दिन वो अपने वाटर स्टाइल यानी कि वाटर मैजिक को कास्ट कर रही होती है और जमीन से पानी आते देखकर लॉयड काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। मार्लिन उसे कह रही होती है कि तुम इसे ट्राई करके दिखाओ, तो लॉयड बिल्कुल वैसा ही करता है और जमीन थोड़ी सी गीली हो जाती है। इसे देखने के बाद जो मार्लिन होती है वो खुश होती है लेकिन वो अपना असल मैजिक को कास्ट करती है और उसे कहती है कि इस तरह से कास्ट किया जाता है वाटर मैजिक को। इन बातों से वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है लेकिन जो वो लड़की यानी कि मार्लिन है उसकी वजह से ही तो उसका विलेज बिगड़ा और वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। फिर लॉयड को विंड मैजिक सीखने का मौका मिलता है और वो उस पर खड़े भी उतरता है लेकिन मार्लिन को वो भी पसंद नहीं आता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ महीने बीत जाते हैं और विंटर सीजन आ जाता है। हमारा लॉयड क्लोन मैजिक को सीख रहा होता है और वो अपने मास्टर का पुतला भी बना देता है, वो भी बर्फ से, जिसे देखने के बाद मार्लिन को खुश होना चाहिए लेकिन वो तो उसका मजाक बनाने लगती है। उसके पुतले से उसी को उठाकर पटक रही होती है और जोर जोड़ कर हंसते हुए कह रही होती है कि तुम्हें और भी ज्यादा कुछ सीखना होगा, इतने में काम नहीं बनेगा। पर जो हमारा लॉयड है वो हिम्मत नहीं हारता है और कुछ दिन बीतने के बाद जो मार्लिन है वो बीमार हो गई होती है, जिस पर लॉयड उसका हाल चाल पूछने आया होता है और वो काफी ज्यादा बीमार होती है, इसलिए लॉयड उसको हीलिंग मैजिक से हील कर रहा होता है। पर यहाँ पर लॉयड हमारा जीत जाता है क्योंकि उसका जो हीलिंग मैजिक है वो काफी ज्यादा असरदार होता है कि उसकी जो हीलिंग पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। उसने उसको एक झटके में हील कर दिया, इसलिए वो उसको इनाम देती है और गले लगाकर शुक्रिया कहती है। फिर उसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और वो मार्लिन के लिए खाना बना रहा होता है
है। दूसरी तरफ जो मार्लिन है वो कोई बुक पढ़ रही होती है और काफी ज्यादा निराश हो गई होती है, साथ में परेशान भी हो गई होती है कि ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पे लॉयड आता है और खाने के लिए बुला रहा होता है कि उसकी जो बुक है वो नीचे गिर जाती है और लॉयड उसे उठा रहा होता है कि उसे कुछ महसूस होने लगता है। उसकी बॉडी अचानक से ग्लो करने लगती है, मानो कि उसके दिमाग में वो बुक रीड हो रही हो, और वो अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। मॉर्लिन समझ जाती है कि जो लॉयड है उसे चूज किया गया है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, कि मतलब है कि जो मार्लिन है उसको चूज किया गया था कि वो डीमन लॉर्ड से लड़े, वैसे ही लॉयड भी चूजन है। और उसके बाद वो उसे अपने बेड पर सुला देती है और कह रही होती है कि उसे वो जितनी भी चीजें सिखाएगी उसके ऊपर उसे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, उसका वो पूरा ध्यान रखेगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बॉयड और मार्लिन ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं। मार्लिन उसे वाइट मैच के बारे में बता रही होती है, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें हम वाइट मैच कहते हैं। फिर लॉर्ड की क्लास शुरू होती है। वो हीलिंग मैजिक को सीख रहा होता है और वो पेड़ में काफी अच्छे फ्रूट्स को उगा देता है और पूछ रहा होता है कि कैसा लगा आपको मेरा मैजिक। तो जिस पर मार्लिन होती है वो कह रही होती है कि ये भी कोई मैजिक है, मैजिक मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसा होता है। और वो पूरे पेड़ में फल ही फल उगा देती है, साथ में उनके लीव्स भी, जिसे देखने के बाद लॉयड कह रहा होता है कि मास्टर आप तो बहुत ज्यादा कमाल की हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मार्लिन लॉयड को पढ़ा रही होती है और मैजिक के बारे में बता रही होती है। एक ऐसा मैजिक है जिससे वो बीस्ट और डीमन को कंट्रोल करते हैं, जो वो लॉयड को बता रही होती है। तभी लॉयड की नजर एक एशियन मैजिक पे जाती है और वो कुछ बोले उससे पहले मार्लिन उसको चुप करा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत साल पहले ही गायब हो गए थे, तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, तो आगे बढ़ो अब। फिर उसके बाद लॉयड मैजिक स्टाफ को लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से मार्लिन उसको मारती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रही हूँ लेकिन तुम कुछ भी ढंग से नहीं सीख रहे हो। फिर रात में लॉयड की मैजिक क्लास होती है, जहाँ पर उसे एक मैजिक स्टोन के बारे में पता चलता है और वो मास्टर से पूछ रहा होता है कि ये क्या होता है, जिस पर मार्लिन बता रही होती है कि एक ऐसा स्टोन है जिसे पाने के बाद उसकी पावर का जब कोई यूज करता है तो उसके आसपास की चीज भी उस स्टोन में बदल जाती है और उसके बाद वहाँ पर दिन बीतने लगते हैं। अब टाइम हो गया है कि लॉयड की परीक्षा ली जाए। मार्लिन बिल्कुल वैसा ही करती है, वो उसे एक नाइफ दे देती है और कह रही होती है कि तुम्हें इस जंगल में इन मॉन्स्टरों से लड़ना है और एक वीक तक सरवाइव करना है। ये सुनने के बाद लॉयड काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके सामने कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं, उन्हें देखकर तो वो काफी ज्यादा डर भी जाता है। और जब मार्लिन वहाँ से चले जाती है तो ठीक उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और लॉयड वहाँ से भागने लगता है और पेड़ में चढ़ जाता है। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि वो अपने व्हाइट मेज की अटैक की मदद से इन मास्टरों को तो नहीं हरा सकता, और वो शिकायत कर रहा होता है कि मास्टर ने उसे यहाँ कहाँ फंसा दिया। फिर वो अपने विजन मैजिक की मदद से अपने घर को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा दूर है। तो उसके बाद वो निकल जाता है अपने घर की तरफ और रास्ते में उसे भूख लग रही होती है, तो वो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से फ्रूट को उगाता है और पका के खा लेता है। फिर रात होने लगती है और वो एक केव में पहुंच जाता है और अपने मैजिक्स को चेक कर रहा होता है कि उसे कहां कहां पर क्या यूज करना होगा जिससे सेफ्टी के साथ अपने घर पहुंच जाए। अगले दिन लॉयड आगे बढ़ता है और खतरनाक पहाड़ों को पार करता है। रात हो जाने पर वो पेड़ के नीचे छुपकर अपना गुजारा करता है और आगे का प्लान बनाता है कि मैं आगे कौन कौन सा मैजिक यूज करूंगा। और वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे घर जल्दी पहुंचना है तो एक्सेलरेट बनना होगा, जो कि स्पीड मैजिक होगा। और उसके बाद वो अगले दिन यही चीजें कर रहा होता है। आगे बढ़ रहा होता है कि उसका पैर एक स्पाइडर के जाल पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो उसके पीछे लग जाता है। लेकिन वॉइड ने प्लान बना लिया होता है कि वो अपना स्पीड मैजिक को यूज करेगा और उसका यूज करने के साथ ही वो अपने घर सही सलामत पहुंच जाता है। और कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयड थोड़ा बड़ा हो गया होता है और साफ सफाई करने के दौरान उसे एक सीडी वाली बुक मिलती है और वो मॉर्लिन से पूछ रहा होता है क्या मास्टर मैं इस बुक को रख सकता हूँ, तो वो हाँ कह देती है। उसके बाद वो सफाई करता है और मॉर्लिन उसको कुछ मैजिक स्पेल सिखा रही होती है और जो नई नई मैजिक स्पेल बनाती है वो लॉयड को भी सिखा रही होती है। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो एक अच्छा मैजिक स्पेल को बना लेती है और लॉयड को ढूंढ रही होती है। जब वो उसके रूम में पहुंचती है तो देखती है कि लॉयड वहाँ से गायब है और नीचे आके देखती है कि वो जो बुक है जिसमें सिटी बनी थी वो वहीं गया होगा, ऐसा वो सोच रही होती है। दूसरी तरफ जो हमारा लॉयड है वो विलेज की तरफ पहुंच गया होता है और उसके मुंह पर एक कागज
पास जाके चिपक जाता है और उसमें देखता है कि इसमें रिक्रूटमेंट है। जो पार्टी के मेंबर्स है वो एक मेंबर की तलाश में है और लॉयड बिना टाइम गवाए उनके पास निकल जाता है, लेकिन कोई उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। जब वो पार्टी में पहुंच जाता है और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उन्हें लड़ता देख वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है और काफी ज्यादा हैरान भी होता है। लॉयड कह रहा होता है कि ऐसे लड़ते हैं टीम मेंबर्स, जहाँ पर एक बंदा अपने हीलर को बुला रहा होता है कि मुझे हील कर दो। इन चीजों को देखने के बाद हमारा लॉयड वहाँ पर एक बैरियर बनाता है और उन लोगों को इनहेंस कर देता है, जिसकी वजह से उनकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है और ये चीजें उनको पता नहीं चलती कि ये लॉयड ने किया है। उसके बाद जो दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर आर्चरी अटैक कर रही होती है और मॉन्स्टर अपने पंच से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन रीना अपनी शील्ड्स की मदद से उसके अटैक को रोक लेती है और कह रही होती है कि इसके अटैक में इतना दम नहीं है। फिर विच अपने वाइन अटैक का यूज करके मॉन्स्टर को नीचे गिरा देती है। फिर जो शॉट पकड़ने वाला बंदा, उसका नाम एलन होता है, वो मॉन्स्टर के ऊपर अपना अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। इन सब चीजों के बाद वहाँ पर जो रीना होती है वो लॉयड की तरफ देखकर सोच रही होती है कि इसने कुछ तो किया था यहाँ पे। उसके बाद जो एलन नाम का बंदा था वो अपने गिल्ड का लीडर होता है और वहाँ पर उसको हीरो मान लिया होता है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसे साइक्लोप कहा जाता है और ये भी बताया जाता है कि उस मॉन्स्टर को किसी ने भी नहीं हराया था और एलन ने वो काम करके दिखाया, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उसे प्रेस कर रहे होते हैं और उसे वहाँ का हीरो कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर जब इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लॉयड को बिल्कुल कम मिलता है, लेकिन इससे लॉयड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। वो अपना इनाम लेता है और वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्लिन को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठी होती है। उसके पास वही बंदा आता है जो कि लॉयड के ऊपर नजर रख रहा था और हमें पता चलता है कि मॉर्लिन ने उसे भेजा था लॉयड के ऊपर नजर रखने के लिए। वो बता रहा होता है कि लॉयड ने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उनके साथ मिशन कर रहा है। ये सुनने के बाद मॉर्लिन कह रही होती है कि ये तो होना ही था एक दिन। वो खुद उसको भेजने वाली थी, लेकिन वो बहुत जल्दी चला गया। ये एक अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी पावर पे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, बिल्कुल उसकी तरह, वरना तो बाकी चीजें काफी अच्छी चल रही है। तो वो बंदा जिसका नाम विल है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि आपको बहुत ज्यादा निराशा है कि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानती हैं। मार्लिन बता रही होते हैं कि हाँ, उसकी गलती हुई थी। जब डीमन लॉर्ड उस ग्रीमोर को हासिल करने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर रहा था तब वो उसे रोक सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और हमें बताया जाता है कि पास्ट में उसने डीमन लॉर्ड को हरा लिया था और जो विलेज था वो तो तबाह हो गया था और वहाँ के लोग मारे गए थे, लेकिन उसने एशियन मैजिक का यूज करके वहाँ के लोगों को जिंदा कर दिया, पर उसकी जान चली गई। फिर सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर, यानी कि गाँव में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो एलन की टीम की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि उसने बहुत सारे मॉन्स्टरों को हरा दिया था, लेकिन उसकी मदद के बिना बिल्कुल भी नहीं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लॉयड की। वो अपने एनहेंस मैजिक की मदद से मॉन्स्टरों को काफी ज्यादा कमजोर कर देता है, जिसकी मदद से उन लोग एक झटके में मॉन्स्टर को मार देते हैं। और जब आखिरी बार वो एक मॉन्स्टर से लड़ने गए थे तो रीना ने भी वही चीजें फिर से जो पहले मॉन्स्टरों से लड़ने के दौरान हुई थी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीना अपने मैजिक एबिलिटी के बारे में पढ़ रही होती है कि वो अपने मैजिक एबिलिटी को और भी कैसे इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन उसने एक बात गौर की, जो उसके शील्ड है वो तो पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो गया है। जब भी उसके ऊपर अटैक आता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया होता है। एलन बता रहा होता है कि उसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस पर रीना पूछ रही होती है कि आजकल तुम ट्रेनिंग भी नहीं करते हो। तो एलन कह रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे ट्रेनिंग की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर गोलेम से लड़ रहे होते हैं और ये जो रिपोर्ट है वो एलन के पास पहुँच जाते हैं सोल्जर और उसे बता रहे होते हैं कि वो जो रास्ता है वहाँ पर स्मगलर अपने चोरी किए हुए सामान को वहाँ से लेके जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कुछ सोल्जरों को लगाया गया था, लेकिन वहाँ पर गोलेम उनके ऊपर अटैक कर देते थे, जिसकी वजह से वो एलन के पास आए हैं। तो एलन कह रहा होता है कि टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो तो है ना यहाँ पर, वो गोलेम को एक झटके में खत्म कर देगा। उसके बाद एलन और उसकी टीम गोलेम को ढूंढने के लिए आ गए होते हैं। लॉयड उसके बारे में पता लगाने के लिए अपना मैजिक स्पेल पढ़ता है। उसके बाद लॉयड की मैजिक की
मदद से एलन की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर गोलेम आते रहते हैं। एक गोलेम आ जाता है जिसे एलन बड़े आसानी से खत्म कर देता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो गोलेम को समन कर रहा होता है। उसकी नजर लॉयड पर पड़ जाती है। लॉयड बता रहा होता है उन्हें कि ये जो बंदा है ये स्टाफ लिया है और ये एक डीमन है। उसका जो स्टाफ देख रहे हो उसके ऊपर एक स्टोन लगा है, उसकी मदद से वो गोलेम को हमारे सामने लेकर आ रहा है। फिर शेन लॉयड से पूछ रही होती है कि ये मैजिक क्रिस्टल क्या होते हैं, तो लॉयड बता रहा होता है कि ये जो मैजिक क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर एक ऑरा होता है जिसकी वजह से वो मैजिक पावर का यूज करके उन गोलेम को कंट्रोल कर पा रहा है। फिर लॉयड उस आर्चर को कह रहा होता है कि उसके ऊपर अटैक करो। उससे पहले लॉयड उनकी जो पावर है उन्हें इनहेंस कर देता है और जब वो आर्चर उस बंदे के ऊपर अटैक करती है दीवार के पीछे छुप जाता है तो उसका तीर उसको लग जाता है। तो लॉयड इस पर वो बीच को कह रहा होता है कि अपनी मैजिक पावर का यूज करो और मुझे टेलीपोर्ट कर दो उसके पास, और वो बिल्कुल ठीक वैसा ही करती है। लॉयड को उसके पास टेलीपोर्ट कर देती है और लॉयड जैसे ही उसके पास पहुंच जाता है वो अपनी मैजिक एबिलिटी की मदद से तुरंत उसके ऊपर सील लगा देता है, जिसकी वजह से जो विच होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और पूछ रही होती है कि वो टेलीपोर्ट होने के तुरंत बाद ही उसके ऊपर सील कैसे लगा दिया। ये चीजें देखने के बाद एलन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लॉयड को कहता है कि तुम एक मेंबर हो, लीडर बनने की कोशिश मत करो। और उसके सामने जो गोलेम था वो पागल हो जैसी हरकतें करने लगता है। तो इस पर लॉयड एलन को कह रहा होता है कि अब तुम्हें पीछे आ जाना चाहिए क्योंकि जो वो बंदा उन्हें कंट्रोल कर रहा था उन्हें तो हमने सील कर दिया है, इसलिए ये बेकाबू होने वाले हैं, तो तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। और जो एलन है वो काफी ज्यादा घमंडी हो गया होता है क्योंकि वो सोचता है कि वही सबसे ताकतवर है, इसलिए वो आगे बढ़ता है गोलेम के ऊपर हमला करने के लिए। तो लॉयड समझ जाता है कि वो जो गोलेम है अगर वो उसके ऊपर यानी कि एलन के ऊपर अटैक करेगा तो एलन बच नहीं पाएगा, इसलिए लॉयड वहाँ पर बाफ मैजिक का यूज करके उसके पास टेलीपोर्ट करता है और एलन को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुकता है एलन, वो कहता है कि तुम मेरे बीच में मत आओ, तुम एक रुकावट हो और कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और गोलेम को खत्म कर देता है। फिर इस इंसिडेंट के बाद जो एलन है वो अपनी पार्टी से लॉयड को निकाल देता है और कह रहा होता है कि तुम वाइट मेज तो हो लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें हमने हीलिंग के लिए रखा था लेकिन हमारे पास एक पहले से मौजूद है तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये सुनने के बाद लॉयड भी अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ वो शायद कमजोर है, इसलिए वो इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन असल बात तो हमें ही पता है कि लॉयड कितना ताकतवर है। उसके बाद वो गिल्ड में पहुँच जाता है और अपने लिए एक पार्टी को तलाश कर रहा होता है, लेकिन हर कोई उसे मना कर देता है। पर वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पास एक यूवी नाम की लड़की आई होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि उसके पास व्हाइट मेज है जो कि हील कर सके उसे और उसकी टीम को, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी वहाँ पर लॉयड पहुँच जाता है। उसे देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो बंदा फ्री है, तुम उसके पास जाकर पूछ सकती हो। तो यूवी उसके पास आती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम व्हाइट मेज हो ना और तुम फ्री हो हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो वो हाँ कहता है। इस बात को सुनने के बाद यूवी उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर अपनी टीम की तरफ बढ़ जाती है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूवी अपनी पार्टी के साथ एयर रैंक का क्वेस्ट करने के लिए बोल रही होती है, जो कि है डाकुओं को पकड़ना, और वो प्लान बना रही होती है। उसके बाद उन पर हमला कर देती है। जो उनकी टीम में सलीका नाम की लड़की होती है वो कुछ डाकुओं को जला देती है और उनमें से कुछ डाकू बच जाते हैं तो उसे अकेला देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्रॉस नाम का आर्चर ऊपर बैठा होता है और उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ जो यूवी है वो बाकी डाकू से लड़ रही होती है पर वो उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक डाकू उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ पर डाकस अपनी शील्ड के साथ आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन वो डाकू की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही होती है, वो भारी पड़ रहा होता है डाकस पर। तभी वहाँ पर क्लब नाम का बंदा अपनी मैजिक का यूज करके डाकस की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और वो उसे खत्म कर देता है। यहाँ पर उनका मिशन तो कंप्लीट हो ही गया होता है लगभग। बस अब बॉस की बारी होती है। जो दूसरी तरफ बॉस बैठा होता है वो देखकर काफी शॉक हो गया होता है कि इन्होंने बहुत जल्दी ही मेरे साथियों को मार दिया। यूवी उसे कहती है कि अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, तुम्हारे साथी मारे गए हैं, अब तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है। तभी वो जो उनका बॉस होता है वो देखता है कि उनके गले में एक पेंडेंट है जो कि गोल्डन कलर का है। इससे वो समझ जाता है कि इसका सामना एस रैंक के लोगों से हुआ है। तो वो सोच लेता है और अपना स्टाफ निकालता है और मैजिक स्पेल को पढ़ने के बाद वहाँ पर एक
बड़ा सा गोलेम को समन कर देता है, जिसे देखने के बाद यूवी बता रही होती है कि उनके मैजिक और फायर और स्वॉर्ड उस अटैक का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन वो कहती है अपनी पार्टी को कि मैं संभाल लूंगी और उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन उसका अटैक बिल्कुल जाया जाता है। उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आती है। यूवी क्लब को कहती है कि तुम्हारा जो इनहेंस मैजिक है वो मुझ पर यूज करो, जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और वो बिल्कुल वैसा ही करता है और यूवी की स्ट्रेंथ बनने के बाद वो अपने एक ही स्लाइड से उस गोलम को खत्म कर देती है। उसके बाद जो बाकी के डाकू होते हैं वो उन्हें बांधकर अपने रिवॉर्ड के लिए निकल रहे होते हैं। तभी जो क्लम होती है वो बता रही होती है यूवी को कि उसकी जो छोटी बहन है वो काफी ज्यादा बीमार है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूवी लाइट को लेकर अपने घर पर आ गई होती है, जहाँ पर उसके पार्टी के मेंबर्स होते हैं। वो देखने के बाद हैरान होते हैं कि अभी तो हमने उसे कहा था कि व्हाइट मैच को ढूंढ के लाओ, लेकिन यूवी ने तो तुरंत ही ले आया। और फिर वो अपने मेंबरों से उसका इंट्रोडक्शन करवा रही होती है कि ये हमारा नया मैच है। तो इस पर लॉयड कह रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें हाँ ही नहीं बोला। तो इस पर यूवी उससे पूछ रही होती है कि तुमने पहले हाँ बोला था। तो लॉयड बता रहा होता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए हाँ बोला था। वही दूसरी तरफ सिल्का होती है, वो कह रही होती है कि ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि हमारी जो लीडर है उनका काम ऐसा ही होता है। और इन बातों से वो यानी कि यूवी बिल्कुल भी शॉक नहीं होती है, बस थोड़ा सा हैरान होती है। लेकिन उसके लिए भी उसने सोच रखा था कि उसे यहाँ पर क्या करना है। और वही रेड वाला भी बता रहा होता है कि ये हमेशा ऐसा ही करती है, जब भी कोई मेंबर चाहिए होता है तो वो उसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती है और उसे यहाँ पर ले आती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इन्हें कोई क्वेस्ट मिला है। तो क्रॉस कहता है कि हम ये वाला क्विज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी मेंबर क्लब है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि उसकी जो छोटी बहन है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए वो यहाँ से चला गया। तो हम बिना व्हाइट मेज के क्विज को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तुम व्हाइट मेज को लेके आई हो वो तो क्लब की बराबरी भी नहीं कर सकती है। तो सिल्का कह रही होती है कि हमें यहाँ पर क्विज को छोड़ देना चाहिए। तो यूवी ये सुनने के बाद उदास हो जाती है और कहती है कि जो हमारी क्लाइंट है वो बड़ी उम्मीद के साथ हमारे पास आई थी, हम उसकी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस पे लॉयड कहता है कि तुम लोग इस क्विज को किसी और पार्टी को क्यों नहीं दे देते। तो इस पर सिल्का बता रही होती है कि ये जो क्विज है वो ए रैंक का है, अगर कोई ए रैंक या उससे बड़ा रैंक का कोई होगा तो ही वो क्विज को कर पाएगा। तो इस पर डगस बता रहा होता है कि जो ए रैंक के और उससे बड़े रैंक के मेंबर हैं वो तो यहाँ पर नहीं है, वो अपने अपने क्विज में बिजी है, इसलिए हम उन्हें यानी कि किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना क्विज। और हम ही यहाँ पर ऐसा रैंक बचे हैं जो कि क्विज को कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो व्हाइट मेज नहीं है। तो ये सुनने के बाद लॉयड काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो उतना ताकतवर नहीं है, क्योंकि एलन ने उसे कहा था कि तुम यूजलेस हो, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। इन बातों को याद रखते हुए वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो वहीं यूवी कह रही होती है कि हमारे पास टाइम है क्विज को करने के लिए, तो क्यों ना हम लॉयड के अंदर कितनी क्षमता है उसे चेक कर लेते हैं। उसके बाद उन लोग एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं और वहाँ पर यूवी लॉयड को कह रही होती है कि तुम्हारे पास कौन कौन से मैजिक है उनका यूज करो। इन बातों को सुनने के बाद लॉयड काफी ज्यादा घबरा गया होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। इन लोग ने उसके ऊपर बहुत सारी होप रखी है, तो वो अपने मैजिक को करने के बारे में भूल जाता है। तो वहीं पर डागस भी कह रहा होता है कि इसे तो पता भी नहीं कि कौन सा स्पेल करना चाहिए, तुम किस बंदे को उठाकर लेके आ गई हो। तो इस पर यूवी कहती है कि ऐसा मत बोलो, वो थोड़ा सा पैनिक कर रहा है, उससे हम पहले इनहेंस मैजिक का यूज करने को कहते हैं, देखते हैं कि कितनी काबिलियत है इसमें। तो इस पे क्रॉस यूवी को कहता है धीरे से कि ये वाला मैजिक तो काफी ज्यादा मुश्किल है और तुम इससे शुरुआत करना चाहती हो। तो यूवी उसे कहती है कि देखते जाओ। दूसरी तरफ लॉयड अपने मैजिक को यूज करने के लिए रेडी होता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारे सामने इनहेंस मैजिक को ही यूज करना है ना। तो यूवी कहती है हाँ, बस वही करोगे तो तुम प्रूव कर दोगे कि तुम हमारे टीम के लायक हो। यूवी उसे कहती है कि तुम्हें एक बंदे पर नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी है उनके ऊपर इनहेंस मैजिक का यूज करना है। तो इस पे लॉयड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये चीजें मैं कैसे करूँगा। लेकिन हम लोग उसको देखते आए हैं कि वो हर एक पर अपना इनहेंस मैजिक यूज कर सकता था और उसमें काफी अच्छी ताकत है और काबिलियत
देता है और उसके बाद वो शुरू हो जाता है। वो अपने स्टाफ को समन करता है, जिसे देखने के बाद सिल्का और यूवी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लॉयड अपने कई सारे मैजिक स्पेल की मदद से उनके ऊपर इनहेंस मैजिक का यूज कर देता है। जिसके बाद यूवी वहाँ पर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने स्टाफ कहाँ से निकाला। तो लॉयड बता रहा होता है कि उसने अपने स्टोरेज मैजिक का यूज किया। यूवी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि उसे सच में नहीं पता कि ऐसा कुछ भी होता है। फिर वो पूछती है कि तुमने अपना इनहेंस मैजिक यूज कर दिया। तो लॉयड बता रहा होता है कि मैंने कब का यूज कर दिया। तो यूवी और बाकी सब यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि तुमने इतना जल्दी मैजिक को कास्ट भी कर दिया। यूवी कह रही होती है कि इसने जो प्रोसीजर होता है वो तो फॉलो ही नहीं किया। फिर भी वो चेक कर लेती है कि उसने हम पर इनहेंस मैजिक यूज किया कि नहीं। उसके ऊपर उसकी टेक्निक का यूज करने का मन होता है और वो अपनी शॉट निकालती है और एक फ्लैश में उस पेड़ के टुकड़े कर देती है, जिसे देखने के बाद वो बाकी सब लोग इतने हैरान हो जाते हैं। तो पीछे से लॉयड उन्हें बता रहा होता है कि मैंने 5 तरह की चीजों को बूस्ट दिया है। फिजिकल एनहेंसमेंट, डिफेंस बूस्ट, माना कंसेप्शन एंड रिडक्शन और स्टेटस अलाइनमेंट को यूज किया है। ये सुनने के बाद वो लोग तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तो यूवी पूछ रही होती है कि एक मिनट, तुमने एक ही बार में हमारे ऊपर 5 तरह के मैजिक का यूज कर दिया। तो लॉयड बता रहा होता है कि हाँ, वो एक तरह का जो मैजिक है वो यूज करने में तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा था, इसलिए उसने 5 तरीके के जो मैजिक थे वो एक साथ यूज कर दिए तुम लोग पर। दूसरी तरफ ये बातें सुनने के बाद वो लोग तो काफी ज्यादा चुप रहते हैं और सोच रहे होते हैं कि उसे क्या बोले, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है। और लॉयड उनके चेहरे को देखने के बाद समझ गया होता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है। उसके जो मैजिक यूज करने की एबिलिटी क्षमता है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो वो अपने स्टाफ को वापस स्टोरेज मैजिक का यूज करके और वहाँ से जाने लगता है। तभी यूवी उसे रोकती है और उसके बारे में पूछती है कि तुम पिछली पार्टी में किसके साथ काम करते थे। तो इस पे लॉयड बता रहा होता है कि जो टॉप 4 पे लीड करते हैं उनके साथ वो काम करता था। वो उसे कमजोर कहते थे और उसको निकाल दिया। तो यूवी सुनने के बाद कहती है कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। दूसरी तरफ जो क्रॉस है वो कहता है कि इस ताकतवर बंदे को निकाल दिया जो कि 5 तरह के मैजिक एक ही बार में कास्ट कर सकता है। सिल्का भी वही कह रही होती है, कोई व्हाइट मैज इतनी सारी पावर का एक ही बार में यूज कर सकता है, ये तो उसने पहली बार देखा। तो लॉयड इस पर कहता है, वो भी उदास होकर, कि तुम्हारे पास जो व्हाइट मेज थी उसे ही बुला लो, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मुझ में इतना टैलेंट नहीं कि मैं तुम लोग यानी कि एस रैंक वालों के साथ काम कर सकूं। तो यूवी उसे कहती है कि वो उसे नहीं बुला सकती क्योंकि जो उसकी छोटी बहन है वो काफी वक्त से बीमार है, इसलिए वो उसका ध्यान रखती थी। लेकिन इस बार तो वो हद से ज्यादा बीमार हो गई है, इसलिए उसे यहाँ पर हमारे साथ मिशन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए उसने कहा है कि जब तक उसकी छोटी बहन ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उसका ध्यान रखेगी। और हमारा जो ये क्विज है वो ए रैंक का है और ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि बिना व्हाइट मैच के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर कोई नॉर्मल क्विज होता तो उसे हम बड़े आराम से व्हाइट मैच के बिना ही कर लेते। लॉयड सुनने के बाद कहता है कि ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और वो उनसे पूछता है कि उससे क्या हुआ है। तो यूवी बता रही होती है जो क्लम की बहन सिल्वी है उसके बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। जो उसकी बहन है उसकी जो बॉडी है वो मैजिक स्टोन में बदल रही है। ये सुनने के बाद लॉयड थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या तुम उसके पास मुझे लेकर चलोगी। फिर वो लोग क्लब के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लॉयड उससे सवाल पूछ रहा होता है कि ये जो हालत सिल्वी की हुई है वो कैसे हुई है। तो क्लब बता रही होती है कि वो और उसकी छोटी बहन एक क्विज को पूरा कर रहे थे और एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। वहाँ पर जो वो बुल्क था उसने उसको इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गई। उसे वहाँ पर देखने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद लॉयड उससे पूछता है कि उसके जो सिम्टम्स है वो कैसे हैं। तो क्लब कहती है कि तुम खुद चल के क्यों नहीं देख लेते हो। फिर जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ से अजीब टाइप का माना बाहर आ रहा होता है जो कि लॉयड सेंस कर पा रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसकी बॉडी को देखता है जो कि स्टोन में तब्दील हो रही होती है, मतलब कि आधी बॉडी तो उसकी स्टोन में बदल ही गई है। और यह देखने के बाद लॉयड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो क्लम आगे बता रही होती है जो सिल्वी का माना है वो अंदर से जमता जा रहा है, इसकी वजह से वो स्टोन में बदलते जा रही है। तो ये देखने के बाद लॉयड कहता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। ये बातें सुनने के बाद क्लम कहती है कि तुम नॉर्मल से व्हाइट मेज हो, आखिरकार क्या ही कर लोगे,
क्योंकि जो एडवांस लेवल के मेस थे उन्होंने भी सिल्वी को देखा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। और तुम कह रहे हो कि तुम सिल्वी का इलाज कर पाओगे, तो तुम रहने दो। तो लॉयड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो देखता है कि सिल्वी के ऊपर जहाँ पर उसे चोट लगी है उस पर हाई क्वालिटी का स्टोन स्लैश हुआ था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। फिर वो उससे पूछता है कि ऐसी जगह यानी कि तुम ऐसे केव में गए थे जहाँ पर माना डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो क्लम बताती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल वैसे ही जगह थी। फिर लॉयड उससे पूछता है कि उसे चोट कहाँ पे लगी है, तुम दिखा सकती हो क्या मेरे को। तो वो उसको दिखाती है कि इसको यहाँ यानी कि उसके पेट में चोट लगी थी। लॉयड बता रहा होता है कि सिल्वी को जहाँ पे चोट लगी वो हिस्सा स्टोन में बदल गया और चोट इतनी गहरी थी जिसकी वजह से वो जो स्टोन है वो उसकी बॉडी में मूव करने लगा, इसलिए इसकी ये हालत हो गई है। तो क्लम यहाँ पर हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता। तो लॉयड बता रहा होता है कि उसकी मास्टर ने उसे सिखाया था। उसके बाद वो उसे अपने मैजिक से हील करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसके अंदर से माना निकालना होगा। तो वो प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लॉयड की बॉडी पर भी असर हो रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाता है। तो इस पे क्लम पूछ रही होती है कि ये तो क्या कर रहे थे। तो लॉयड बता रहा होता है कि वो उस पर इन्वर्ट माना का यूज कर रहा था, जिससे उसका जो माना है वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेगा। लेकिन जितना उसने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा हार्ड है। तो क्लब इसमें पूछती है कि कहीं ये तो वही ट्रांसफर वाला मैजिक तो नहीं जो कि स्पेशल और हाई एडवेंचर वाले भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो लॉयड कहता है कि हाँ, ये माना ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है जो कि उसके अंदर जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो उन्हें रोकेगा, क्योंकि जो बदर माना है वो सिल्वी के अंदर है और उसके लिए उसे मुझे निकालना होगा, वरना उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसकी बॉडी स्टोन में बदलते ही जाएगी और अगर मैं ट्रांसफर मैजिक का यूज करता हूँ तो इससे दोनों का ही नुकसान होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर हीलिंग मैजिक भी साथ में यूज करना होगा। फिर लॉयड इन्वर्ट माना और हीलिंग मैजिक को एक साथ कास्ट करता है, जिससे उसकी बॉडी भी हील होती रहेगी और जो बदर माना है वो सिल्वी की बॉडी से निकलता जाएगा, साथ में वो हीलिंग मैजिक उसे भी हील करेगा। इसे देखने के बाद क्लब काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे लग रहा होता है कि ये आम वाइट मेज नहीं है, इसे साधारण कहना है कि भूल मत करना। क्लब ये देखने के बाद हद से ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैंने तो इसे नॉर्मल मेज समझा था, लेकिन ये तो एडवांस के भी बियॉन्ड निकला। पीछे यूवी खड़ी होती है, वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो उससे पूछती है कि क्या ये सही में इतना ज्यादा बढ़िया है। तो क्लम बता रही होती है कि ये बढ़िया नहीं, बहुत ज्यादा सुपर्ब है, क्योंकि वो जिस तरह से दो मैजिक स्पेल को एक साथ कास्ट कर रहा है और तो और वो अपने विल, स्ट्रेंथ और मैजिक के माना को बड़े आराम से संभाल रहा है और उसे पता है कि कहाँ पर कितना यूज करना है। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद जो सिल्वी है उसकी बॉडी नॉर्मल होने लगती है। जो बदर माना होता है उसे लॉयड बड़े आराम से चला देता है और सिल्वी को हीलिंग मैजिक से हील कर देता है, लेकिन इस सब में उसकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खत्म हो जाती है। ये सब देखने के बाद यूबी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया। दूसरी तरफ जो क्लम होती है वो अपनी बहन को देखने के बाद उसके आंखों में आंसू होते हैं और वो शुक्रिया कह रही होती है लॉयड को कि उसने उसकी बहन को ठीक कर दिया। फिर यूबी और लॉयड जाने ही लगते हैं कि वहाँ पर क्लम लॉयड को रोकती है और कहती है, क्लम लॉयड को कहती है कि मैं तुम्हें अपनी टीम को तुम्हारे हाथों में सौंप सकती हूँ, तुम उनका ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है, रात में उनकी टीम पार्टी कर रही होती है, जहाँ पर टीम मेंबर लॉयड को शुक्रिया कह रहे होते हैं सिल्वी को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ यूवी भी कह रही होती है कि कहाँ वो एलन और कहाँ लॉयड, दोनों के नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर लॉयड झिझकते हुए कह रहा होता है कि मैं आप लोगों की पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो जो बंदे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इतनी ताकत होने के बाद, इतने सारी चीजें दिखाने के बाद फिर भी ये बंदा पूछ रहा है कि हमारी पार्टी में ज्वाइन हो सकते हो। तो वो लोग के कोई भी रिएक्शन नहीं होते हैं। दूसरी तरफ यूवी उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि तुम हमारे ऑफिशियल मेंबर हो, इसलिए हम तुम्हें ट्रीट देंगे, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो आज। तो लॉयड बिल्कुल भी शर्माता नहीं और वो जितना चाहे उतना खाना खा रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो इसमें क्रॉस उससे पूछता है कि ये तो बस नॉर्मल ही खाना है, इसमें खास क्या है। तो लॉयड बता रहा होता है कि वो जो खाता था इससे तो ये लाख गुना ज्यादा बेहतर है। तो वो पूछता है कि ऐसा क्या खाते थे जिसकी वजह से तुम्हें हमारे यहाँ का नॉर्मल खाना भी बढ़िया लग रहा है। तो लॉयड बताता है कि वो अपनी मास्टर के साथ रहता था, तो वो अपने गार्डन में सब्जियाँ उगाती थी और उसे रोस्ट करके बिना मसाले के साथ उसे खिला देती थी। और ये सुनने के बाद यो भी पूछती है कि तुम्हारी मास्टर वो कौन थी। तो लॉयड बताता है कि वो
पर एक छोटे से घर में रहती थी और उनका नाम मार्लिन है और वही मेरी देखभाल करती थी। ये सुनने के बाद वो लोग हैरान हो रहे होते हैं। सिल्वी कहती है कि किसी भी चीज को रोज करके दे देना इसे कुकिंग नहीं कहते, ये तो बस काम चलाओ है। तो लॉयड कहता है कि उसने भी ट्राई की थी कुकिंग, लेकिन उससे खाना बना ही नहीं। तो वहाँ पर वो सब पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी मास्टर कैसी है। यो भी पूछती है कि कहीं वो तुम्हारी तरह मेज तो नहीं है। दूसरी तरफ सिलिका को भी इंटरेस्ट आ रहा होता है कि उसकी मास्टर कैसी होगी और वो किस चीज में मास्टर है, वो उससे पूछ रही होती है। तो लॉयड बता रहा होता है कि वो कॉम्बैट टेक्निक को यूज करने में मास्टर है। तो सिलिका कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मास्टर से ट्रेनिंग ले सकती हूँ। तो लॉयड कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि उसे अपने ट्रेनिंग के पुराने दिन याद आ रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा हार्श थे। साथ में वो उनकी तारीफ भी करता है कि वो इतनी बुरी भी नहीं है, वो काइंड है, बस वो हर रोज किसी न किसी तरीके के स्पेल को इन्वेंट करते रहती है जो कि उसे बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। खैर ये बातें तो होती रहेगी, पहले जिस काम के लिए हमें तुमने चुना है यानी कि वो कोई, उसके बारे में हम तुम्हें बताते हैं कि यहाँ पर कई तरह के फार्म है और वहाँ पर हर तरह की खेती होती है, लेकिन उसके बीच में एक रुकावट आ गई है। वहाँ पे हर तरह के मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं और उनकी जो फार्मिंग है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लॉयड कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है कि अलग अलग प्रजाति के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो एक ही जगह पर हमला कर रहे हैं। तो डागस भी कहता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा रेयर बात है। वहीं पर क्रॉस कहता है कि ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये क्विज मिला, लेकिन उनके अलग अलग टाइप के पैक है जिन्हें हमें हैंडल करने में दिक्कत आ सकती है। ये भी सिल्का को कह रही होती है कि तुम उनको संभाल लोगी ना। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल संभाल लूंगी, लेकिन जो वाइड रेंज में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर होंगे उनकी ताकत अलग तरह की होगी, उन्हें संभालने में थोड़ी दिक्कत आएगी, वो काफी ज्यादा माना को कंज्यूम करेंगे, तो तुम थोड़ी सी मदद कर देना। तो यो भी कहती है लॉयड को कि क्या तुम उस बीच में अटैक कर सकते हो। तो लॉयड कहता है कि हाँ वो बिल्कुल अटैक कर सकता है, लेकिन जो मेज है उनकी तरह उसके अटैक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। डागस कहता है कि वो और यू भी उन मॉन्स्टर के ऊपर सामने से अटैक करेंगे जिससे उनका ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा। सिलिका साइड से अटैक करेगी और क्रॉस थोड़ा दूर से उनके ऊपर अटैक करेगा और बचा लॉयड का काम वो सबको इनहेंस करेगा, और अगर कोई वहाँ पर इंजर्ड हो जाता है तो लॉयड उसे हील भी कर देगा। वहीं पर सिलिका कहती है कि मैं उसके इनहेंस मैजिक और अटैक मैजिक को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन लॉयड का जो विश्वास होता है वो उसके ऊपर यानी कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा कम होता है और वो कहता है कि मेरे ऊपर इतना डिपेंड मत रहना। तभी योगी उसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा घबराते क्यों हो, तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, तुम उतनी काबिलियत रखते हो अपने अंदर कि तुम हमारी अच्छी तरीके से मदद कर पाओगे। तो लॉयड कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, और जो पिछली पार्टी थी इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया था। क्रॉस उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम ताकतवर भी हो, लेकिन घमंड नहीं करते हो इस बात का। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जो ताकतवर है वो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। फिर उसके बाद वो लोग इनमें जा रहे होते हैं सोने के लिए। वहीं लॉयड दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर डागस उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इन तो इधर पे हैं, यहाँ पर सोना है। तो लॉयड बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वहाँ पर रह सके। तो डागस उसे पैसे दे देता है और कहता है कि तुम अब हमारे साथ चलो। तो लॉयड कहता है कि वो ये पैसे नहीं ले सकता है। तो डागस कहता है कि वो जानता था कि तुम ये नहीं लोगे, लेकिन जब इसको पूरा कर लेंगे तो जो प्राइस मिलेगा उसमें से मैं ले लूंगा। लॉयड इन बातों से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चले जाता है सोने के लिए। उसके बाद लॉयड इनमें आ जाता है और वो कहता है कि ये सारे लोग कितने अच्छे हैं। फिर सुबह हो जाती है और वो लोग अपने क्विज को करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन यू भी वहाँ पर नहीं आई होती है, और जब आती है तो वो उनसे पूछ रही होती है कि तुम्हारे सारे सामान कहाँ चले गए। तो वो लोग बता रहे होते हैं कि लॉयड ने अपने स्टोरेज मैजिक का यूज करके उन्हें सेफ रख लिया है। ये सुनने के बाद यू भी हैरान होती है और अपना सामान भी लॉयड को दे देती है। और जैसे स्टोरेज में लॉयड यूवी का बैग रखता है तो वो देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अब हमें इतने भारी बैग उठाने की ले जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही लॉयड स्टोरेज मैजिक का यूज करता है और यूवी का बैग उधर रख लेता है। ये देखने के बाद यूवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हमें इन भारी बैग से छुटकारा मिल गया। तो लॉयड कहता है कि मैं तुम्हें स्टोरेज मैजिक सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। ये सुनने के बाद वो लोग हैरान होते हैं। तो लॉयड कहता है कि जब भी कोई पैदा होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा तो माना होता है, और तुम लोग तो इतने ट्रेंड हो, एस रैंक के हो, तो ये वाला स्टोरेज मैजिक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो डागस
कहता है कि पहली बार उसने किसी को स्टोरेज मैजिक यूज करते हुए देखा है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। तो लॉयड कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप थोड़े टाइम में सीख लोगे, लेकिन इसका जो स्टोरेज है उसे बनाने में ट्रेनिंग लगेगी। तो क्रॉस कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वो थोड़ा सीख लेगा और अपने एरो को उस स्टोरेज मैजिक में कैरी कर पाएगा। फिर उसके बाद वो लोग अपने क्विज की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पर डागस बता रहा होता है कि उस पहाड़ के पीछे मेगोकर्ती नाम का एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, लेकिन वो अभी तो शांत है, पर उन पर कोई भी भरोसा किया नहीं जा सकता कि वो कब किसी कॉन्टिनेंटल पर अटैक कर दे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो एक मेज को देखते हैं जो कि एक स्टोन से प्रे कर रहा होता है और उसमें से डार्क ऑरा भी निकल रहा होता है। फिर उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं और एक जगह पर रेस्ट कर रहे होते हैं। तो लॉयड उनका स्टोरेज मैजिक का यूज करके उनके बैग को वापिस ला देता है। उसके बाद वो लोग कुछ अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि तंबू लगाते हैं और बाद में कुछ खाने का इंतजाम, और वहाँ पर जितनी भी लकड़ियाँ हैं उन्हें कलेक्ट करना है, क्योंकि बिना उसके तो खाना नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद यूवी और सिलिका बहुत ज्यादा थक जाती है। वो कहती है कि पहले वो शावर लेंगी। तो ये बातें सुनने के बाद लॉयड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो जितनी भी लकड़ियां हैं कलेक्ट करके उसे ले आएगा। और वो निकल पड़ता है, लकड़ियों को जमा करता है, स्टोरेज मैजिक का यूज करके उन्हें डाल देता है। उसकी नजर उन फ्रूट्स में पड़ती है जो वो बचपन में खाया करता था, जिनकी मदद से उसने हीलिंग मैजिक भी सीखा था, और वो काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। उसके बाद जो सिलिका और यूबी होती है जहाँ पर नहा रही होती है, वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया होता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्ला रही होती है और लॉयड उनके करीब होता है, तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। सिलिका और यूबी बिल्कुल निहत्थे होते हैं, उनके पास कोई भी हथियार नहीं होता है। तभी लॉयड वहाँ पर आ जाता है और उस ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगता है, और सिलिका और यूबी के जो हथियार होते हैं वो उन्हें दे देता है और उन पर इनहेंस मैजिक का यूज कर देता है, जिसकी मदद से यूबी उस ड्रैगन को बीच से काट देती है और सिलिका अपने फायर मैजिक की मदद से उसे खत्म कर देती है। यूबी भी वहाँ पर आके कहती है कि उसके स्लैश में भी बहुत ज्यादा दम आ गया था, और फिर वो अपने स्वॉर्ड को लॉयड को देती है, लेकिन उसकी जो टाबिल होती है वो फिसल जाती है, जिसकी वजह से लॉयड उसके जो बलून्स होते हैं वो देख लेता है और वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। पर लॉयड की तो इसमें कोई भी गलती नहीं होती, पर उसे पड़ जाती है। उसके बाद वो स्टोरेज मैजिक उल्लू को दिखा रहा होता है। वो अपने दोनों हाथ को आगे करता है, एक बड़ी सी बॉल बनाता है और कहता है कि इसके अंदर अपनी सारी चीजें रख सकते हैं। तो वो लोग वहाँ पर उस चीजों को ट्राई करने लगते हैं, लेकिन वो चीजें उनसे हो नहीं रही होती है। सिलिका भी कह रही होती है कि मैं तो ये सब चीजें कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे भी नहीं हो रहा ये सब। तो लॉयड अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ, अगर मैं होता तो अभी तक तुम लोग सीख जाते। तो इसमें क्रॉस और डागस कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो कमाल के हो। इन बातों से लॉयड को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो खुश हो जाता है। उसके बाद सिलिका को समझ में आता है कि वो यहाँ पर बस ऐसे हाथ को आगे करके ट्राई कर रही है, लेकिन इसके लिए कोई भी मैजिक स्पेल नहीं पड़ रही है। तो वो तुरंत वैसा ही करती है और वहाँ पर एक बड़ा सा गोला आ जाता है। तो बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या चीजें गलत कर रहे थे, क्योंकि जो लॉयड है वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे है और हम लोग नॉर्मल पे, इसलिए हमें स्पेल तो पढ़ना ही पड़ेगा। और काफी मेहनत के बाद वो लोग भी सीख जाते हैं और सिलिका भी उस चीज का यानी कि स्टोरेज मैजिक का यूज करती है और अपने स्टाफ को उसके अंदर सेफ रख देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, लॉयड और यूबी फायर कैंप के पास बैठे होते हैं। यूबी लॉयड को कह रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये सुनने के बाद लॉयड कहता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया कि तुमने इतनी जल्दी उसे पार्टी में ले लिया, क्योंकि वो भी गुजारे के लिए एक पार्टी ढूंढ रहा था। तो लॉयड उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है, आखिर तुमने यही क्विज क्यों चुना। तो यूबी बता रही होती है कि जब वो एक विलेज में रहती थी अपने फैमिली के साथ, तभी वहाँ पर मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया था। उसके विलेज के सारे लोगों को उसने मार दिया था, जिस पर वो उनसे बदला लेना चाहती है और वो मॉन्स्टरों के पैक को हमेशा मार देना चाहती है, जिससे लोगों की खुशी वापिस आ जाएगी और वो अच्छे से रहने लगेंगे बिना किसी चिंता के। तभी लॉयड कहता है कि सबको जगा दो, मुझे मॉन्स्टर सेंस हुए हैं। फिर वो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और ये बड़े बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं जिस पर हमारी टीम नजर रख रही होती है। तभी लॉयड कहता है कि वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। तो वो पीछे हट रहे होते हैं कि यूवी का पैर एक सी लकड़ी पर पड़ता है जिसकी वजह से जो वो स्पाइडर वाले मॉन्स्टर है उनका पूरा ध्यान हमारी टीम की तरफ चला जाता है। तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जो स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं वो काफी स्पीड होते हैं। वो कूद कर उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं और हमारी टीम अपने मैजिक स्टोरेज से जितने भी सामान होते हैं, स्टाफ, शील्ड और तलवार, वो सब निकाल लेते हैं। और जो स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं वो अपने जाले से हमारी टीम के ऊपर अटैक करते हैं। डागस अपनी शील्ड की मदद से बाकियों की सुरक्षा करता है और जो हमारी सिलिकॉन है वो अपने फायर मैजिक की मदद से उन जालों को जला देती है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाते हुए वो स्पाइडर मॉन्स्टर सिलिका का जो स्टाफ है वो छीन लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो लॉयड कहता है कि मैं तुम्हें इनहेल्स करता हूँ यूवी, तुम जालों को काट देना। तो यूवी बिल्कुल वैसा ही करती है, क्रॉस सिलिका के स्टाफ को दे देता है और उसके बाद यूवी एक बड़े से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन वो अपने पीछे से जाला छोड़ता है, पर यूवी भी बहुत ज्यादा चालाक होती है। वो अपने शॉट के सामने का साइड यूज करती है जिससे वो जाले को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है और उसके पैर को काट देती है। लेकिन उस मॉन्स्टर में अभी भी जान होती है, वो यूवी के ऊपर फिर से अटैक करता है। लेकिन यूवी इस बार उस मॉन्स्टर के जाले का फायदा उठाते हुए दूसरे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है और उसका भी पैर काट देती है। दूसरी तरफ लॉयड क्रॉस और सिलिका को कहता है कि तुम लोग तैयार रहना अटैक करने के लिए, और वो उन्हें कहता है कि तुम अटैक करो। वो सिलिका को ऑर्डर देता है कि तुम अपने फ्लेम अटैक का यूज करना। वो बड़ा सा फ्लेम बनाती है और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। उसके जो एरो होते हैं वो जलकर सीधा स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ जा गिरते हैं। इसके साथ ही वो जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो जल जाते हैं। लेकिन लॉयड उनसे माफी मांगता है कि मैंने तुम लोगों को ऑर्डर दिए। तो डागस कहता है कि ऑर्डर कैसे, ये तो तुम्हारा फाइटिंग में एक्सपीरियंस है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आया। तो सिलिका भी कहती है कि अब से हम तुम्हारी ही बातें सुनेंगे। उसके बाद उन लोग निकल जाते हैं। के बाद उन लोग सुबह अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं और लॉयड रुक कर चेक कर रहा होता है कि आसपास मॉन्स्टर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता है। यूवी ये देखकर हैरान होती है और उसे पूछ रही होती है कि अभी तुमने क्या किया। तो लॉयड बताता है कि ये मेरा सर्च मैजिक है जिससे मैं मॉन्स्टरों को ढूंढता हूँ। तो यूवी हैरान होते हुए पूछती है कि तुम इसे कैसे यूज करते हो, आखिर तुमने ये सीखा कहाँ से। तो लॉयड कहता है कि हैरान होने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए। इम्प्रेसिव तो तब होगा जब मैं इस सर्च मैजिक का रेंज बढ़ा पाऊँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर पाता हूँ। इसलिए वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रुक जाते हैं और मॉन्स्टरों को चेक कर रहे होते हैं। तो यूवी पूछ रही होती है कि इससे तुम्हारे स्टेमिना बहुत ज्यादा खर्च होता होगा ना, कहीं तुम इससे थक तो नहीं जाते हो। तो यूवी कहता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ये तो उसका काम है जो कि उसे करना ही होगा। उसके बाद यूवी उससे पूछ रही होती है कि क्या मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो लॉयड कहता है कि नहीं। तो ये सुनने के बाद यूवी निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लॉयड सोचने लगता है कि ऐसा मैंने क्या कह दिया। उसके बाद रात हो जाती है और लॉयड वहाँ पर पहरा दे रहा होता है। दूसरी तरफ यूवी काफी ज्यादा परेशान होती है। उसे लग रहा होता है कि लॉयड हम पर ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि अब हमसे कोई गलती हो गई, इसलिए वो ऐसा सोच के हमें कोई भी काम करने नहीं देता है, सारी चीजें अपने आप से करता है। माना कि वो हमारा अच्छा दोस्त बन गया है, लेकिन वो हम पर ट्रस्ट करता है ऐसा लगता है कि नहीं। बस वो वहाँ पर ये सोच के निराश हो रही होती है। तो सिलिका से कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लॉयड का दूसरा ही पार्टी है और चीजों को अडॉप्ट करने में लोगों को टाइम लगता है, और वैसे भी ये उसके साथ हमारा पहला मिशन है, तो उसे बस थोड़ा टाइम दो। क्योंकि जो पिछली वाली टीम थी उसकी, वो उनके साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली था। अगर तुमने देखा होगा कि वो अपने सारे काम मन लगा के करता है। तो यूवी कहती है हाँ तुमने सही कहा, वो चीजों को अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा स्लो है और वो तो इस दुनिया के बारे में इतना कुछ जानता भी नहीं है, लेकिन वो जो चीजें जानता है वो कोई नहीं जानता है। उसे वो एक मिस्ट्री की तरह लगता है, उसने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी होगी। वो काफी ज्यादा सोच रही होती है। तो सिलिका उसे कह रही होती है कि ज्यादा मत सोचो, उसके साथ एडवेंचर करते रहो और वो एक दिन हमें अपनी जर्नी के बारे में बता देगा। अभी लॉयड के पास डागस आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लॉयड कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी मदद करने में, लेकिन यहाँ पर पहरा कौन देगा। तो क्रॉस आता है और कहता है कि मैं हूँ ना। फिर डागस और लॉयड एक
एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर डागस कई सारे अलार्म सिस्टम को लगा देता है और लॉयड उससे पूछ रहा होता है कि ये सब क्या चीजें हैं। तो डागस बताता है कि इनकी मदद से हम मॉन्स्टर का पता लगा सकते हैं। अगर वो रात में आते हैं तो इनसे जरूर टकराएंगे और उनकी आवाज से हमें पता चल जाएगा कि मॉन्स्टर आ गए हैं। जब तुम नहीं थे तब हम इन्हीं का यूज करके पता लगाते थे। तो लॉयड ये देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो डागस इस पे कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और पहरा देने की भी नहीं, अब तुम आराम कर सकते हो। तभी लॉयड उसे कह रहा होता है कि अगर मैं सो गया तो अपने सर्च मैजिक का यूज नहीं कर पाऊंगा, तो हमें पता कैसे चलेगा। इस पर डागस उसे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो लॉयड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो ट्रस्ट करता है, बस वो अपने मैजिक को यूज करके तुम्हारी सेफ्टी की चिंता करता है। तो डागस उसे कहता है कि देखो तुम ऐसा करके यानी कि तुम हर एक चीज को अपने आप से करना चाहते हो और हमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो। इसका तो एक ही मतलब है कि तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो लॉयड कहता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, अगर यहाँ पर उससे गलती हो गई तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी और वो मेहनत करना चाहता है, वो अपनी एक जगह बनाना चाहता है, ऐसा वो कह रहा होता है। तो डागस उसे कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी परेशानी खड़ी होगी उसके लिए टीम मेंबर किस लिए हैं, वो है ना उनके लिए। तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिर हमारी पार्टी बनी ही क्यों है? अगर वहाँ पर मेंबर को उनके हिस्से का काम करने को नहीं दिया गया तो मेंबर किस वजह से कहलाएंगे। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जाओ और उन्हें अपना भी काम करने दो। और तुम्हें एक बात अपने भेजे में उतार लेनी चाहिए कि तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं जो कि तुम्हारी मदद करेंगे, तुम उन पर निर्भर रह सकते हो। लेकिन लॉयड कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा और मैं बहुत ज्यादा कमजोर भी हूँ तो उसकी वजह से एक बर्डन बन जाऊंगा। तो डागस उसे कहता है कि तुम बेकार की बातें करना छोड़ो, आखिर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे क्या? तो लॉयड उसकी बातों को समझ रहा होता है कि हाँ, मुझे अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो डागस भी कहता है हाँ, यही चीजें करनी है तुम्हें। उसके बाद वो कहता है कि चलो अब आराम करते हैं। उसके बाद क्रॉस वहाँ पर पहरा देने लगता है और लॉयड आराम कर रहा होता है। फिर सुबह होती है, यूवी अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास लॉयड आता है और कहता है कि मेरी मदद करोगी पानी निकालने में। तो ये बातें सुनने के बाद यूवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे बाकी टीम मेंबर भी देख रहे होते हैं कि लॉयड अच्छी चीजें सीख रहा है, यही तो उसे करने चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें माइकल को दिखाया जाता है जिसके सामने ये वही बंदा होता है जो स्टोन की प्रे कर रहा था। वो उसके पास रिपोर्ट लेकर आया होता है कि उसने हर जगह पर स्टोन को फिट कर दिया है और उसका नाम सरवर्ड होता है और वो बता रहा होता है कि अब पार्ट ओपन हो गया है। माइकल उससे पूछता है कि जो ईस्टर्न सिटी में एडवेंचर्स हैं उनके क्या हाल है। सरवर्ड बता रहा होता है कि वहाँ पर हर जगह पर मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से क्विज का सैलाब आ गया है और जितने भी एडवेंचरर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि वो और किसी चीज पर ध्यान दें। इसकी वजह से जो हाई रैंक वाले बंदे हैं वो तो बिजी हो गए हैं। तो बस एक ही मतलब है कि माइकल का प्लान है हाई रैंक वाले एडवेंचर जितने भी हैं उन्हें दूर करना चाहता है ईस्टर्न सिटी से और वहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहता है जिसके लिए वो स्टोन पार्ट्स का यूज कर रहा है। अब टाइम आ गया है, अब वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसके लिए उसको हाई रैंक के मेंबरों को दूर रखना होगा। वहीं पे सफर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो हमारी टीम है वो आगे बढ़ रही होती है और यूवी को कुछ अजीब सा लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है और बाकी लोग भी उससे सहमत होते हैं। वो कहते हैं कि हमें इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक हमें मॉन्स्टर का नामो निशान नहीं मिला है। तो लॉयड अपने सर्च मैजिक की मदद से मॉन्स्टर का पता लगाने की कोशिश करता है और वो पता लगा लेता है कि 10 किलोमीटर दूर एक मॉन्स्टर का पैक है, जिसे सुनने के बाद हमारी टीम काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि 10 किलोमीटर। वो मैप खोलते हैं तो क्रॉस कहता है कि हमें यही जगह तो जाना है। यूवी हैरान होते हुए पूछती है कि तुमने कहा कि तुम कुछ ही दूर तक सर्च कर सकते हो लेकिन 10 किलोमीटर। तो लॉयड कहता है कि हाँ, बस वो 10 किलोमीटर ही सर्च कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूवी उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि वो थोड़ा ही दूर देख सकता है लेकिन इतना दूर। तो लॉयड कहता है कि हाँ, मैं इतना ही दूर देख सकता हूँ, मैंने कहा था ना ये बहुत ज्यादा कम है, मुझे अपने लेवल को बढ़ाना है एडवांस लेवल तक। तो यूवी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। तो दूसरी तरफ
हमारी टीम के मेंबर कहते हैं कि ये नॉर्मल है यार, ये हमेशा हमसे कई ज्यादा गुना आगे रहता है, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, हमारा मिशन और जो मॉन्स्टर का पैक है वो इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर के पैक होते हैं। यूवी देखकर थोड़ा सा घबरा गई होती है कि ये तो बहुत सारे हैं। लॉयड कहता है कि परेशानी की बात ये नहीं है, परेशानी की बात ये है कि यहाँ पर उसने इतनी दूर दूर तक सर्च मैजिक का यूज किया, लेकिन यहीं पर मॉन्स्टर क्यों हैं? क्रॉस भी यही कह रहा होता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर हैं, उनकी फाइट तो हुई होगी, यहाँ पर निशान तो बने होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो अपने डरी को छोड़कर ऐसे आ जाए ये तो उनके लिए नामुमकिन है। तभी उसकी नजर एक स्टोन पर पड़ती है और वो लोग से पूछा होता है कि तुम्हें वो चमकीला स्टोन दिखा? तो इन लोग को कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि क्रॉस एक आर्चर है, इसलिए उसे दिख रहा होता है। तो लॉयड कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इनहेंस करता हूँ। वो उनकी विजन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वो लोग देख पा रहे होते हैं एक चमकीला सा स्टोन जो कि मॉन्स्टर के आसपास होता है। तो डागस कहता है कि ये जो स्टोन है उसके पास ये सारे मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लॉयड बता रहा होता है कि इस स्टोन का जो माना है वो बीस्ट पोल ही यूज करता है। तो डागस उससे पूछता है कि ये बीस्ट पोल क्या होता है? लॉयड बताता है कि ये बीस्ट पोल का मतलब यही है कि ये जो स्टोन लगा है उसके माना की मदद से वो मॉन्स्टरों को कंट्रोल कर सकता है। तभी लॉयड को वहाँ पर कुछ सेंस होता है और वो अपने सर्च मैजिक का यूज करता है। तभी उसको पता चलता है कि उसके बाएं साइड से 1000 अलग अलग तरह के मॉन्स्टर उनके ऊपर उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लॉयड कहता है कि ये जो मैजिक स्टोन है उनकी तरफ उनको अट्रैक्ट कर रहा है। यूवी कहती है यानी कि पूछती है कि आखिर ऐसा कौन करेगा और उसे ऐसा क्या मिलेगा ये सब करके। तो लॉयड समझ गया होता है कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, उन्हें निपटाने